सुनो जी, एक बात दिमाग में आई है। हाँ हाँ, बोलो जल्दी बोलो। अगर तुम्हारे दिमाग में आई है तो बात में दम होगा। केशव जी ने चुटकी लेते हुए कहा। आपको तो हर समय मजाक सूझता है, राधिका जी ने तुनक कर कहा। ठीक है भाग्यवान, अब बताओ क्या कहना है। केशव जी हंसकर बोले। सुनो जी, हमारी दोनों बेटियां अब बड़ी हो चुकी है, उनकी पढ़ाई भी खत्म हो गई है। इतनी कम तनख्वाह में हम इतना ही पढ़ा सकते थे, और अब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि दोनों की शादी एक साथ कर दें। पलक की शादी के बाद कुछ साल इंतजार करने के बाद ही हम दूसरी की शादी के लिए पैसे का इंतजाम कर पाएंगे। राधिका, तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सब तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उन्हें आगे बढ़ने का मैं पूरा मौका दूंगा। ठीक है, मैंने भी हमेशा यही चाहा है, लेकिन शादी ब्याह भी समय पर बहुत जरूरी है, और फिर शादी हो जाने से कौन सी उनकी डिग्री छिन जाएगी। तुम्हारी बात सही है, लेकिन शादी के बाद घर की इतनी जिम्मेदारी हो जाती है कि लड़की अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाती। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन नौकरी तो वो अपने घर वालों की रजामंदी से कभी भी कर लेगी, और अगर शादी की उम्र निकल गई हो तो अच्छा लड़का मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर इनका दहेज भी बढ़ जाएगा। इसीलिए मेरी बात पर विचार कीजिए, और अगर ठीक लगे तो क्या क्या मतलब है इसका? यही कि ठीक लगे तो मेरी सहेली मीरा की ननंद का बेटा है, बहुत अच्छा परिवार है। लड़का क्या करता है? केशव ने कुछ सोचते हुए कहा। जी, बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, बहुत पैसा कमाता है। अगर पलक की शादी अभी करते हैं तो पारुल के लिए लड़का ढूंढने में 1-2 साल लग ही जाएगा। केशव जी सब सुन रहे थे। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? राधिका ने केशव जी से पूछा। हाँ राधिका, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, कुछ हद तक सहमत भी हूँ, लेकिन अपनी बेटियों की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं बिना उनकी मर्जी के नहीं ले सकता। अगर आप सहमत हो तो ठीक है, हम उनसे बात कर लेते हैं। राधिका ने भी खुशी खुशी कहा। हाँ, लेकिन तब जब हम चारों के साथ होंगे, जो भी फैसला होगा उसमें हम चारों की सहमति होगी। ठीक है, मैं अभी रसोई में जा रही हूँ। पूरे दिन में हम शाम को खाना खाने के समय ही साथ होते हैं, बस तभी उनसे बात कर लेंगे। राधिका जी तुरंत रसोई में चली गई, और केशव जी आंखें बंद करके पुरानी यादों में खो गए। 22 साल पहले जब पलक का जन्म हुआ था, अम्मा, केशव जी की माँ, वो पूरी उम्मीद थी कि राधिका को पहला बेटा ही होगा। सबसे कहती फिरती, मेरी सास को पहला बेटा हुआ, मुझे पहला बेटा हुआ, और देखना मेरी बहू को भी पहला बेटा ही होगा। ऐसे न जाने कितने गणित लगा रखे थे, लेकिन भगवान की जैसी मर्जी। उनकी सारी गणित फेल हो गई जब पलक का जन्म हुआ। अम्मा निराश हो गई, तभी आवाज में राधिका को कोसना भी शुरू कर दिया। एक दिन पड़ोस वाली दादी से बोली, अरे चाची, गलती तो हमारी ही थी। अरे हमें ये भी तो देखना था कि ये भी हो अपनी माँ की पहली बेटी ही है, बस इसीलिए इसके भी पहली बेटी ही हुई। राधिका तो बेचारी चुप ही रहती, लेकिन केशव जी एक दिन बोल ही पड़े। अम्मा, ये तुम दिन रात एक ही रोना रोती रहती हो। बेटा और बेटा अपने हाथ नहीं होते। मेरे लिए बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है, और जब मुझे पलक के पालन पोषण में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप भी परेशान मत होइए। अम्मा जी चुप हो गई, कुछ भी कहना बंद कर दिया, लेकिन अब एक ही धुन सवार हो गई। अब जिंदगी ही कितनी बची है, अगर जीते जी घर का चिराग देख लेती तो सुकून से मरती। पर अम्मा, आपको हुआ क्या है? केशव जी हंसते हुए बोले। अरे बेटा, बुढ़ापे का शरीर, क्या जाने भगवान का कब बुलावा आ जाए। खैर, अम्मा की मुराद ऊपर वाले ने सुन ली, और एक दिन राधिका ने अम्मा जी को बताया कि वो दोबारा माँ बनने वाली है। पलक अभी 2 साल की भी नहीं थी। अम्मा जी बहुत खुश थी, पिछली सारी बातें भूलकर राधिका का खूब ख्याल रखती। इस बार भी बेटे की उम्मीद थी, पर भगवान की बनाई इस दुनिया में होता वही है जो ऊपर वाले की मर्जी। राधिका को 7वां महीना ही चल रहा था कि एक दिन अम्मा जी बाथरूम में फिसल गई। सिर पर इतनी गहरी चोट लगी कि 2 दिन बेहोश रहने के बाद बेहोशी की हालत में ही चल बसी। केशव जी और राधिका के दुख की कोई सीमा नहीं थी।
अम्मा के जाने के से घर सूना हो गया। अम्मा की आवाजें आनी बंद हो गई। जैसे भी हो पर घर की रौनक थी अम्मा जी। अम्मा जी चली गई, मन में पोते की आस लिए। ये अफसोस कहीं ना कहीं राधिका को भी था। खैर भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है। 9 महीने पूरे हुए और एक बार फिर राधिका ने बेटी को जन्म दिया। वैसे इस बार राधिका को भी बेटे की ही आस थी। लेकिन केशव जी अपने उसूलों के पक्के ठहरे। दूसरी भी बेटी हुई तो क्या हुआ, दिखा दूंगा दुनिया को कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी, सारी दुनिया कहेगी वो देखो पलक और पारुल के पापा जी जा रहे हैं। बस इसी भावना के साथ केशव जी ने राधिका से कह दिया कि अब बेटे की चाह में तीसरी संतान को जन्म नहीं देंगे। राधिका ने भी केशव की बात पर सहमति जता दी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो 3 बच्चों की अच्छी परवरिश कर पाएगी। बस इसीलिए उसने भी पति के निर्णय में सहमति दे दी। और इस तरह एक माता पिता की जिम्मेदारी को देखते हुए केशव और राधिका ने बेटियों की परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। दोनों पढ़ाई से लेकर घर के कामकाज तक में निपुण थी और जितनी सुंदर खुद उतना सुंदर स्वभाव। आज राधिका ने जो भी बातें कही उनमें काफी हद तक सच्चाई भी थी, क्योंकि बढ़िया परवरिश और उच्च शिक्षा के चलते केशव जी का बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। एक कंपनी में वॉचमैन की नौकरी में वो जितना कर सके थे किया। और आज के समय में आपकी बेटी चाहे जितनी होशियार हो, पढ़ी लिखी हो, जब शादी की बात उठती है तो दहेज की समस्या सबसे पहले आती है। अच्छा लड़का चाहिए तो दहेज भी चाहिए। और कुछ लोग हैं जो दहेज तो कम पर दरवाजे पर जोरदार स्वागत मांगते हैं। ये भी एक तरह से दहेज ही तो है। और लाख कोशिश करो पर पहली बेटी में ही इतना खर्च हो जाता है कि दूसरी की शादी करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। सही कहा राधिका ने। आज आज से कोशिश करेंगे तभी दोनों बेटियों की शादी सही समय पर कर पाएंगे। अभी केशव जी सोच विचार में डूबे ही थे कि पारुल आ गई। पापा जी चलिए, मम्मी बुला रही है, खाना तैयार है। ठीक है चलो मैं आता हूँ, पलक को भी बुला लो। ठीक है पापा आप जल्दी आइए। पारुल चली गई। थोड़ी देर बाद केशव जी अपने बच्चों के साथ खाने की मेज पर बैठे हुए थे। पलक बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है। जी पापा जी पढ़ाई ठीक चल रही है। बेटा तुमसे एक सलाह लेनी थी। जी पापा जी बोलिए ना, क्या बात है। बेटा तुमसे तो कुछ भी छिपा नहीं है बेटा। मैंने छोटी सी कमाई में तुम दोनों बहनों की अच्छी से अच्छी परवरिश देने की कोशिश की। तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, नौकरी की तैयारी कर रही हो। पर बेटा इससे कितना समय लगेगा। अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। पढ़ी लिखी हो, ससुराल वाले चाहेंगे तो नौकरी भी करने देंगे। लेकिन बेटा अगर तुम्हारी शादी में देर हुई तो पारुल की शादी भी समय से नहीं हो पाएगी। इसीलिए अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम हाँ कहोगी तभी हम आगे कुछ करेंगे। पलक कुछ देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, पापा जी जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पलक की बात सुनकर राधिका की आंखों में चमक आ गई। केशव जी जानते थे कि पलक बहुत समझदार है। वो अपने माता पिता की परिस्थितियों को देखते हुए राजी हुई थी। आगे किसी ने कोई बात नहीं की। खाने के बाद राधिका जी रसोई की सफाई में लग गई। केशव जी अपने कमरे में चले गए। पलक और पारुल अपने कमरे में। दीदी ये क्या बात हुई, आपने शादी के लिए क्यों हाँ कर दी। आपकी पढ़ाई का क्या होगा, आपके सपने। अभी तो दीदी शुरुआत है। अभी से शादी की जिम्मेदारी में उलझकर आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। पारुल ने पलक से कहा। पारुल हमारे पापा ने हमें बहुत प्यार से पाला है। उन्होंने हमें कभी कोई कमी नहीं महसूस होने दी। और आज जब वो हमारी शादी को लेकर चिंतित है तो हम उनकी चिंता को और नहीं बढ़ा सकते। हमें उनकी परेशानियों को कम करना है, खत्म करना है, बढ़ाना नहीं है। और आपका नौकरी करने का सपना, उसका क्या होगा। नौकरी, अरे वो तो मैं कभी भी कर लूंगी। मैं शिक्षित हूँ, मेरी पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। और अभी तो सिर्फ हाँ की है, अभी तो समय लगेगा। अभी 8-10 दिन में मेरा भी टीचर भर्ती परीक्षा का परिणाम आने वाला है। फिर देखते हैं क्या होगा। आपकी बात ठीक है दीदी, लेकिन अगर आपके ससुराल वालों को आपकी नौकरी नापसंद हुई तो। पारुल शादी के बाद की परिस्थिति पर निर्भर होगा। अगर मेरे ससुराल में सब ठीक रहा और उन्हें मेरा नौकरी करना पसंद नहीं होगा
तो मैं नौकरी नहीं करूंगी। मेरे विचार से जीवन में सुख शांति होना सबसे जरूरी है। मेरी नौकरी पेशा होने से घर परिवार में कलह होती है, तो ऐसी नौकरी का क्या फायदा। इसका मतलब है आप समझौता कर लोगी। नहीं पारुल, सबकी खुशी में ही खुश होना मेरे जीवन का उसूल है। ठीक है, तो फिर करो अपनी शादी की तैयारी। किसी मदद की जरूरत हो तो बताना, पारुल हंसते हुए बोली। हाँ बहना रानी, ले लो मजे, मेरे बाद तुम्हारा भी नंबर आएगा। अभी दिल्ली दूर है दीदी, चलो अब बंद करो ये किताबें और शादी के सपने देखना शुरू करो। पलक की सहमति के बाद राधिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। न जाने कितने सपने उसकी आंखों में नाचने लगे। अगले दिन जल्दी जल्दी उसने सारे काम निपटाए और मीरा को फोन लगा दिया। हेलो, उधर से आवाज आई। हेलो मीरा, मैं राधिका बोल रही हूँ गाजियाबाद से। अरे हाँ राधिका, तुम कैसी हो। मैं ठीक हूँ मीरा, अपने पलक ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। उस दिन तुम अपनी ननंद के बेटे की बात कर रही थी ना, वो कैसा रहेगा अपनी पलक के लिए। अरे राधिका, तुमने तो हमारे दिल की बात कह दी। और गौतम भी बहुत ही अच्छा लड़का है, घर परिवार भी बहुत अच्छा है। 2 छोटी बहन है, पर अभी वो 12वीं कक्षा में और एक 10वीं कक्षा में ही है। और फिर हमारे जीजा जी के पास इतनी जायदाद है कि उन्हें बेटियों की शादी की भी कोई चिंता नहीं है। ओ, पर मीरा हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, तुम तो जानती ही हो। तुम्हारे जीजा जी की इतनी अच्छी कमाई तो रही नहीं, बच्चे अच्छे से पढ़ गए, बस थोड़ा बहुत जो जमा किया उसी में दोनों बेटियों की शादी करनी है। हाँ राधिका, मुझे सब पता है, एक बार बात तो उठने दो, फिर देखते हैं। वैसे मेरे ख्याल से हमारे दीदी जीजा जी के पास इतना पैसा है कि उन्हें बस बहू चाहिए। तो ठीक है, आज ही बात करना और फिर जैसा भी हो बताना। मेरी बहुत इच्छा है कि पलक का विवाह गौतम के साथ हो जाए। हाँ राधिका, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी। और फिर जोड़ियां तो भगवान जी बनाते हैं। यदि पलक की किस्मत में गौतम होगा तो ये शादी जरूर होगी, तुम निश्चिंत रहो। ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी, कहकर राधिका ने फोन रख दिया। राधिका ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान को याद करते हुए बोली, हे भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना सुन लेना। 1 दिन 2 दिन हो गए मीरा का फोन नहीं आया। राधिका को लगने लगा कि शायद लड़के वालों ने मना कर दिया होगा, तभी मीरा ने फोन नहीं किया। हर समय राधिका के कान फोन पर ही लगे रहते। आखिर मीरा का भी फोन आ ही गया। राधिका, मैंने दीदी से बात की थी, वो अपनी पलक को देखना चाहती है। जीजा जी को बोलना एक बार जीजा जी से फोन पर बात कर ले। अरे वाह मीरा, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, जब वो लोग पलक को देखने आए तो तुम भी आ जाना, तुम रहोगी तो हमें भी हिम्मत रहेगी। हाँ राधिका, मैं भी दीदी जीजा जी के साथ आ जाऊंगी। अरे पलक की शादी गौतम से हो जाए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन राधिका, जीजा जी से कहिए वो जल्दी से बात करके पलक को देखने दिखाने की बात कर ले। ठीक है, आज ही उन्हें बोलती हूँ बात करने के लिए। अगले दिन केशव जी ने मीरा के जीजा जी मनोज जी से बात की और अगले ही हफ्ते पलक को देखने आने की बात तय हो गई। अच्छी बात तो ये थी कि 2 दिन बाद गौतम भी छुट्टी आ रहा था और मनोज जी चाहते थे कि इन्हीं छुट्टियों में गौतम भी पलक को देख ले। और अगर गौतम को पलक पसंद आई तो शादी भी जल्द से जल्द हो जाएगी। पलक को लड़के वाले देखने आने वाले थे। तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। पलक थोड़ा उदास थी क्योंकि उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यूं अचानक सब इतनी जल्दी हो जाएगा। पारुल बहुत खुश थी, लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी को देख जो पलक ने फैसला लिया वो पारुल को अच्छा नहीं लगा। लेकिन दीदी भी अपनी जगह ठीक थी। आखिर मम्मी पापा को भी तो आराम चाहिए। सारी जिंदगी सिर्फ बच्चों के पालन पोषण में ही निकल गई, कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। इसीलिए वो जो भी कर रही है ठीक ही है। और फिर लड़का भी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। दीदी को भी आराम और सारी सुख सुविधाएं मिल जाएगी। अकेली बहू का सुख भी होगा, घर परिवार का पूरा लाड दुलार मिलेगा। बस यही सब सोच पारुल भी राधिका के साथ लड़के वालों के स्वागत की तैयारी में जुट गई। और फिर वो दिन भी आ गया जब सुबह से ही केशव जी के घर में हलचल मची हुई थी। अरे पलक, तुम भी तैयार हो जाओ, सुबह से काम में लगी हो, वो लोग आते ही होंगे। क्या मम्मी ऐसे ही ठीक हूँ जैसी हूँ, उन्हें वैसी ही पसंद आनी चाहिए, पलक बोली।
हाँ मम्मी, दीदी ठीक कह रही है। और फिर हमें भी तो लड़का पसंद होना चाहिए। चलो बातें मत बनाओ और दोनों जाकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे पापा जी को मिठाई और समोसे लेने भेजा था। वो भी लगता है हलवाई की दुकान पर स्वयं ही तलने बैठ गए। मम्मी, हम तैयार होने जा रही है। पापा जी भी आते ही होंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखो पारुल, लगता है तुम्हारे पापा आ गए। दरवाजा खोल दो जाकर। पलक, तुम जल्दी करो। पारुल ने जाकर दरवाजा खोल दिया। पर ये क्या, सामने मीरा मौसी खड़ी थी और साथ में लड़के वाले थे। नमस्ते मौसी, आप आ गई। आइए ना, अंदर आइए। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते फूफा जी, आइए। आप लोग अंदर आइए। सभी लोग पारुल के पीछे पीछे बैठक तक आ गए। बैठिए, मैं अभी मम्मी को बुलाती हूँ। पारुल ने एक नज़र गौतम के ऊपर डाली। गौतम भी माँ पारुल को देखकर मुस्कुरा रहा था। गौतम की बहन रिया और सीमा को देख पारुल ने हेलो किया। पारुल अंदर चली गई। पारुल का इतना जिंदा दिली स्वागत देख सभी लोग बहुत खुश हुए। कितनी खुश दिल लड़की है, कितनी अदब के साथ सबसे मिली। लगा ही नहीं कि हम पहली बार इसके घर में आए हैं। और संस्कार देखो, अंकल आंटी नहीं, बुआ जी और फूफा जी से संबोधित किया है। मनोज जी की पत्नी सुनैना जी बोली, हाँ दीदी, ये केशव जीजा जी की छोटी बेटी हैं। अभी बातें हो ही रही थी कि राधिका जी आ गई। जी नमस्ते। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, मीरा भाभी साथ में थी, सुनैना बोली। हाँ राधिका, बहुत पहले एक बार आए थे, तब से अब में बहुत अंतर आ गया है। बस्ती भी घनी हो गई है, फिर भी घर ढूंढ ही लिया। तभी केशव जी भी आ गए। ओहो माफ कीजिए, मैं काम से बाहर गया था। यहाँ पास में ही समोसे की दुकान है, वहाँ बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं। सोचा आप लोगों को भी खिलाया जाए, बस वही लेने चला गया था। कोई बात नहीं केशव जी, आपके घर आकर हमें लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं। राधिका, जाओ भाई, चाय और समोसे लेकर आओ और पलक को भी तो मिलवाओ सबसे। जी बिल्कुल, मैं भी आती हूँ, कहकर राधिका मुस्कुराते हुए अंदर पलक के कमरे में गई। पारुल बेटा, तुम चाय बनाओ और पलक तुम भी पारुल के साथ बैठक में आ जाना। ठीक है बेटा, और वो लोग जो भी पूछे अच्छे से जवाब देना। बेटा, बात बिगड़नी नहीं चाहिए, लड़का भी बहुत अच्छा है। क्या बोलते हो तुम लोग? अंग्रेजी में हैंडसम, बहुत हैंडसम है। क्या मम्मी आप भी? पलक शर्मा कर बोली। कुछ देर के इंतजार के बाद पारुल पलक को लेकर बैठक में आ गई। भाई साहब, ये हमारी बड़ी बेटी पलक है, शिक्षा स्नातक की पढ़ाई की है। केशव जी बोले, हाँ मीरा, सब कुछ तो बता ही चुकी है, बस इनसे और इनके परिवार से मिलना बाकी था। आओ पलक, हमारे पास बैठो। पलक सुनैना जी के पास बैठ गई। वैसे तो बेटा तुमने हमारे बारे में अपनी मौसी से सब कुछ सुन ही रखा होगा, फिर भी बता दे, ये हमारा बेटा गौतम और बेटियां रिया और सीमा है। पलक धीरे से मुस्कुरा दी। बेटा, हमें पुराने जमाने की लोगों की तरह सवाल जवाब करने नहीं आते। हम तो बस ये मानते हैं कि किसी भी शादी में लड़के और लड़की की मर्जी बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें आपस में एक दूसरे से कुछ पूछना हो तो पूछ लो। पलक और गौतम दोनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सब लोग चुप थे। सबको चुप देख पारुल को बड़ा अजीब सा लगा। माहौल को हल्का करने के लिए पारुल बोली, पलक दीदी, आपने समोसे बहुत अच्छे बनाए हैं, बिल्कुल सोहन हलवाई की तरह। पलक के साथ सभी लोग हंस दिए। पारुल जी, इस समोसे के आगे तो भारत के सारे समोसे फेल हो गए। शायद आपकी दीदी ने भी वही से बनाने सीखे हैं। बिल्कुल, अब दीदी वही जॉब करती है। पापा जी समोसे लेकर आए हैं, वो दुकान पर दीदी ने ही बनाए थे। चलिए अब हम खाना खा लगाते हैं। आशा है खाना भी आपको बहुत पसंद आएगा। वो भी पलक ने बनाया है, सुनैना ने हंसते हुए कहा। जी नहीं, वो तो मैंने ही बनाया है, पारुल हंसते हुए बोली। चलो रिया और सीमा, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है पर अच्छा है, तुम्हें भी पसंद आएगा। रिया और सीमा मुस्कुराते हुए पारुल के साथ चली गई। राधिका और पलक रसोई में चली गई। केशव जी भी किसी काम से अंदर चले गए। सबके जाते ही क्यों गौतम पलक पसंद आई? मीरा ने गौतम से पूछा।
गौतम ने कुछ जवाब नहीं दिया। हाँ बेटा, अगर तुम्हें पलक पसंद होगी तभी शादी होगी, क्योंकि बाकी सब तो हमें ठीक ही लगा। बोलो गौतम, अगर तुम्हें पलक पसंद हो तो हम उन्हें हाँ कर दे, अन्यथा कोई दूसरा कारण बताकर मना कर देंगे। पापा जी, मुझे पलक नहीं पारुल पसंद है, गौतम ने जवाब दिया। लेकिन बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? इससे तो पलक को बुरा लगेगा। नहीं पापा जी, बिना पसंद के शादी करना गलत है, और बिना कारण सिर्फ जबरदस्ती कोई कारण बताकर शादी से मना करना भी गलत है। पर बेटा, बड़ी शादी के लिए बैठी है और छोटी की शादी हो जाए, यह भी तो ठीक नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं 1-2 साल इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, मैं केशव जी से बात करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। वैसे सच कहूँ तो मुझे भी अपने गौतम के लिए पारुल ही पसंद है। शादी के बाद पूरे घर में चिड़िया की तरह ही चहकती रहेगी, और अभी भी देखो कितनी खुशी से सब कुछ संभाल रही है। लेकिन दीदी, पलक भी बहुत गुणवान है, मीरा बोली। मामी जी, हमने कब कहा कि पलक अच्छी नहीं, पर मुझे पारुल ही पसंद है, और मम्मी को भी पारुल ही पसंद है। अभी बातें चल ही रही थी कि केशव जी बैठक में आ गए और बोले, चलिए सभी लोग खाना खा लीजिए। पारुल, रिया और सीमा भी आ गए। तीनों एक दूसरे में इस तरह से घुले मिले थे मानो बहुत पुरानी दोस्ती हो। पलक और राधिका ने सभी के लिए खाना परोसा। सबने खूब आनंद के साथ चटकारे ले लेकर खाना खाया और पारुल की तारीफ भी की। खाना खत्म करने के बाद मनोज जी ने केशव जी से कहा, चलिए केशव जी, हम कहीं टहल के आते हैं, इनको आपस में बातें करने दीजिए। मनोज और केशव जी घर से बाहर निकल गए। पारुल ने टीवी चला दिया और बोली, ये लीजिए रिमोट, और आपको जो चैनल देखना हो आप देख लीजिए। अरे, हम यहाँ टीवी देखने नहीं बल्कि आप लोगों से मिलने आए हैं। बैठिए, आपसे कुछ बातें करनी है। ओह, सीधे सीधे बोलिए, दीदी से कुछ बात करनी है। मैं अभी दीदी को बुलाती हूँ। अरे पलक जी को क्यों परेशान करती है, आप बैठिए ना, आपसे ही बात करनी है। पारुल, रिया और सीमा वहीं बैठ गए। पलक सुनैना और मीरा के साथ थी। जी बोलिए, क्या बात करनी है? पारुल ने गौतम से हंसकर पूछा। जी, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। दीदी पसंद आई कि नहीं, ये बताए, पारुल बोली। पारुल जी, हर लड़की की तरह हम लड़कों के दिल में भी उनके होने वाले जीवन साथी की तस्वीर होती है, एक कल्पना होती है। मेरे मन में भी एक तस्वीर है जो हूबहू आपसे मिलती है। ये आप क्या कह रही है? इसका मतलब समझते हैं आप? जी हाँ, सीधी भाषा में कहा जाए तो मुझे आप पसंद है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पारुल बिना जवाब दिए वहां से उठकर चली गई। थोड़ी देर में केशव जी भी आ गए। चेहरे से चिंतित लग रहे थे। आते ही राधिका से बोले, सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ा अंदर तो आओ। राधिका जी उनके पीछे पीछे चली गई। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? अभी अभी मनोज जी ने बताया कि उन्हें और उनके परिवार को पलक नहीं बल्कि पारुल पसंद है। वो गौतम का विवाह हमारी पारुल से करना चाहती है। मुझे भी उनकी बातों से इस बात का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर में पलक और पारुल भी कमरे में आ गई। पापा जी, ये तो गलत बात है। दीदी बड़ी है, पहले दीदी की शादी होगी और उन्हें दीदी के लिए ही बुलाया गया है। बेटा, समझ में नहीं आ रहा, क्या करे? गौतम बहुत ही अच्छा लड़का है, घर परिवार भी अच्छा है। जीजा जी, जब सब ठीक है तो इतना विचार विमर्श क्यों? आखिर पारुल भी अब शादी के लायक है, और अगले 1-2 साल में हमें उसकी भी तो शादी करनी है। पलक के लिए भी हम लड़के की तलाश जारी रखेंगे। मीरा, तुम तो समझने की कोशिश करो। पलक सबकी बातें सुन रही थी। मन ही मन कुछ था जो पारुल के लिए उसके मन में हो रहा था, शायद गुस्सा और जलन। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो पारुल को पसंद किया मुझे नहीं? पारुल से ज़्यादा सुंदर हूँ, उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। फिर कुछ सोचकर बोली, पापा जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर पारुल को पसंद कर रही है तो आप पारुल की शादी कर दीजिए।
वैसे भी मेरा अभी शादी का कोई विचार नहीं है। आप लोगों की परेशानी कम करने के लिए ही मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया था। दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों पारुल, क्या तेरी मम्मी पापा के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? अरे मेरी शादी हो या तेरी क्या फर्क पड़ता है? मौसी जी, आप गौतम के मम्मी पापा को हाँ कर दीजिए। लीजिए, अब तो पलक को भी कोई ऐतराज नहीं है। दीदी, जीजा जी ज्यादा मत सोचिए, हाँ कर दीजिए। पारुल बेटा, तुम अपनी मर्जी बताओ, केशव जी ने पारुल से पूछा। ठीक है पापा, जैसी सबकी मर्जी, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। पारुल की आंखों में आंसू थे और पारुल का जवाब सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज केशव जी का पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। आज उनकी छोटी बेटी पारुल की शादी थी। राधिका जी के तो खुशी के मारे पांव एक जगह नहीं टिक रहे थे और बेचारे केशव जी सारी व्यवस्था अकेले देख परेशान थे। उनकी यही कोशिश थी कहीं कोई कमी ना रह जाए। ऐसा नहीं कि रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन केशव जी ने सारी जिम्मेदारी स्वयं संभाल रखी थी। किसी की थोड़ी सी लापरवाही से बात बिगड़े उन्हें मंजूर नहीं था। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। दुल्हन बनी पारुल बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन कोई था जो उदास था। जी हाँ, पलक अंदर ही अंदर उदास थी। वो किसी से कुछ नहीं कह रही थी। उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा हुआ था, किंतु कहते हैं चेहरा दिल का दर्पण होता है। रानू बुआ ने उसकी उलझन को भाप लिया और पलक के पास जाकर बोली, क्या बात है पलक, उदास दिख रही हो? नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं। बिटिया, तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई। पारुल को देखो, कितनी सुंदर लग रही है। बुआ जी, पारुल की शादी हो रही है, वो दुल्हन है, सुंदर तो लगेगी ही। वो तो ठीक है बिटिया, पर तुम्हारे साथ गलत तो हुआ है। अरे अगर पारुल को उन लोगों को ने पसंद कर ही लिया था तो भैया को तुम्हारी शादी तक रुक जाना चाहिए था। क्यों बुआ जी, आपकी नज़र में कोई लड़का है क्या? नहीं बिटिया, ऐसा तो कोई लड़का नहीं है। तो फिर बुआ जी, जो है ही नहीं उसका इंतजार कैसा? बुआ जी पलक का जवाब सुनकर सकपका गई। खींच कर बोली, बिटिया, अब तुम्हारी शादी इतनी आसानी से नहीं होगी। जहाँ भी बात चलेगी लड़के वाले यही पूछेंगे, पहले छोटी की क्यों की? जरूर बड़ी में कुछ कमी होगी। बुआ जी की बात सुनकर पलक के तन बदन में आग लग गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बुआ जी, आपको मेरे लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप पारुल की शादी का मजा लीजिए। पलक चली गई और बुआ जी भी कुटिल मुस्कान के साथ भीड़ का हिस्सा बन गई। द्वार चार की रस्म पूरी हो चुकी थी। दूल्हा बना गौतम मंच पर अपनी पारुल का इंतजार कर रहा था। मीरा मौसी राधिका के पास गई और बोली, राधिका जल्दी करो, चलो पारुल जयमाला के लिए चलो। मम्मी जी, दीदी कहाँ है? मैंने बहुत देर से उन्हें नहीं देखा। दीदी को बोलो मेरे साथ चलने के लिए। अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो यही थी, रानू से बात कर रही थी। ठीक है, मैं उसे लेकर आती हूँ। भाभी, पलक को देखा क्या? मौसी, पलक को देखा क्या? राधिका सबसे पूछ रही थी, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी सामने से मीरा मौसी का बेटा अरुण आता दिखाई दिया। अरे अरुण बेटा, पलक को देखा क्या? हाँ मौसी जी, पलक दीदी तो वहाँ सबके साथ बातें कर रही है। अच्छा। अरे पलक, तुम यहाँ हो? अभी तक तैयार भी नहीं हुई, पारुल तुम्हें बुला रही है। मम्मी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पारुल से बोलिए जयमाला लेकर आए, मैं यही इंतजार कर रही हूँ। पलक बेटा, तुम्हारी बहन की शादी है और तुम इस तरह यहाँ बाहरी लोगों की तरह? बाहरी कहाँ मम्मी, ये सब भी तो अपने ही है, इन्हें भी हमने ही बुलाया है। पलक बेटा, क्या हुआ? चलो, पारुल बुला रही है। ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। हाथों में सुर्ख लाल गुलाब की माला लिए पारुल गौतम के आगे खड़ी थी। चेहरे पर शर्म की लाली थी और आंखों में रंगीन सपने।
इन 2 महीनों में ही पारुल गौतम के कितने करीब आ गई थी। फोन पर बातें करके ही दोनों काफी हद तक एक दूसरे की पसंद नापसंद और स्वभाव से परिचित हो गए थे। सुनो, शादी का लहंगा सुर्ख लाल रंग का खरीदना, तुम्हारे ऊपर लाल रंग बहुत खिलेगा। फिर आप भी उसी की तरह लाल शेरवानी लेना। बिल्कुल। अच्छा सुनो, मेरा एक प्यारा सा सपना है जिसे आप ही पूरा कर सकते हैं। हाँ बोलो ना, कौन सा सपना है? जी, मैं चाहती हूँ कि आप जयमाला से पहले मेरे बालों में सबके सामने गुलाब का फूल लगाए। बस इतनी सी बात लगा दूंगा। अरे तुम चांद सितारे भी मांगो तो तुम्हारे कदमों पर बिछा दूं। बस बस इतना ही कर दीजिए, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तुम तैयार रहना, मैं पहले तुम्हारे बालों में फूल लगाऊंगा, वो भी सबके सामने। बस आज वो घड़ी आ ही गई थी, लेकिन ये क्या, गौतम के हाथों में तो कोई फूल नहीं था। ये देख पारुल को गुस्सा आ गया। सभी लोग इस बात से अनजान थे। पारुल बेटा, गौतम को जयमाला पहनाओ। मीरा मौसी बोली। हाँ दीदी, किस बात का इंतजार है? आगे आइए और जयमाला पहनाए। पर पारुल ने किसी की बात नहीं सुनी। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। दोनों पक्ष के लोग परेशान हो गए। पारुल बेटा, क्या बात है, किसी का इंतजार कर रही हो क्या? मनोज जी ने पारुल से पूछा। पारुल चुप थी, तभी पलक आगे आई। उसने एक नज़र गौतम को देखा और फिर अपने बालों से फूल निकालकर गौतम की ओर बढ़ा दिया। गौतम को अपनी भूल का एहसास हो गया। अब उसकी समझ में आया कि उसकी दुल्हन मुंह फुलाए क्यों खड़ी है। उसने तुरंत पारुल के बालों में फूल लगा दिया। सारी महफिल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। फिर कहीं जाकर पारुल ने मुस्कुराते हुए गौतम को जयमाला पहनाई। इस तरह पारुल और गौतम की शादी बहुत धूमधाम से हुई। पारुल विदा होकर ससुराल आ गई। पूरा घर रिश्तेदारों से खचाखच भरा हुआ था। रिया और सीमा पूरे घर में खुशी से चहक रही थी। ना बुआ जी, भाभी का चेहरा कोई भी बिना नेक के नहीं देखेगा। मेरी भाभी चांद का टुकड़ा है, इतनी आसानी से दर्शन नहीं होने दूंगी। रिया हाथ मटका के बोली। हाँ भाई रिया, सुना तो हमने भी है कि गौतम चांद का टुकड़ा ब्याह कर लाया है, लेकिन जब हम देखेंगे तभी बताएंगे बहू कैसी है। शाम को मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। एक एक करके सभी ने पारुल को देखा और बहुत तारीफ की। गौतम भी अपनी पारुल की तारीफ सुन सुनकर फूला नहीं समा रहा था। पारुल भी सबसे हंस हंस के बड़े अपने तुझसे मिली। सभी लोग पारुल की मिलनसारिता से बहुत खुश थे। रात हुई, पारुल अपने कमरे में आ गई। भाभी, ये कमरा आपका है, आप बहुत थक गई होगी, आप यहाँ आराम कीजिए। पारुल मुस्कुरा दी। सीमा और रिया हंसते हुए चली गई। पारुल ने राहत की लंबी सांस ली। 2 दिन से घूंघट किए हुए उसकी हालत खराब हो गई थी। पारुल ने पूरे कमरे पर नजर डाली। आसमानी रंग की दीवारों के बीच गौतम की बड़ी सी तस्वीर लगी थी और सामने की मेज पर फ्रेम में गौतम और पारुल की तस्वीर थी। तस्वीर बेहद खूबसूरत थी। पारुल को याद आया, ये तस्वीर तो उसकी गोद भराई की थी। इन 2 महीनों में सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि समय का पता ही नहीं चला। पारुल को पलक की याद आ गई हो कुछ भी, लेकिन पूरी शादी में दीदी उदास थी। कुछ तो उनके मन में चल रहा था, कितना भी छुपा ले लेकिन सब महसूस हो रहा था। और फिर दीदी ने शादी में वो सलवार कमीज भी नहीं पहनी, कितने शौक से खरीद कर लाई थी। गौतम से बोलकर जल्दी ही उनके लिए अच्छा वर और घर ढूंढ के उनके भी हाथ पीले कर दिए जाएंगे। अभी पारुल अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे खटपट सुनाई दी। पलटकर देखा तो सामने गौतम खड़ा था। यूं गौतम से अकेले में वो पहली बार मिल रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। पारुल, खड़ी क्यों हो, आराम से बैठो, ये तुम्हारा ही घर है। अरे घर छोड़ो, ये कमरा भी तुम्हारा अपना है। पारुल ने कोई जवाब नहीं दिया और जाकर बिस्तर के एक कोने में बैठ गई। गौतम ने बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़कर चूम लिया और पारुल की गोद में सर रख दिया। पारुल, आज हमारी सुहाग रात है, लेकिन ये रात नहीं बल्कि एक नई सुबह की शुरुआत है। आज हम एक दूसरे से अपने सपने साझा करेंगे और उन सपनों को पूरा करने के लिए सदैव एक दूसरे के लिए समर्पित रहेंगे। जी, मैं हमेशा हर हाल में आपके साथ रहूंगी। पारुल, हमने शादी में अग्नि के फेरे लेकर 7 वचन दिए हैं एक दूसरे को और उन्हीं 7 फेरों में हमारे सुखी जीवन का सार छिपा है। मेरा घर परिवार सब कुछ मैंने तुम्हें समर्पित किया है।
और इस घर में तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। लेकिन पारुल, तुम्हें भी मेरे घर के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करने में मेरा पूरा साथ देना होगा। पारुल गौतम की बातें बड़े गौर से सुन रही थी। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम्हारा स्वभाव मेरे दिल में जगह बना गया। पलक से शादी के लिए मना करने और तुमसे शादी के निर्णय तक मैंने बहुत सोचा और नतीजा यही निकला कि पारुल, शादी जैसे रिश्तों में दो दिलों का मिलना बहुत जरूरी है। और थोड़ी देर की मुलाकात में ही तुमने मेरे दिल में जगह बना ली थी। ऐसे में पलक के साथ शादी करके पलक और अपने दिल को धोखा नहीं दे सकता था। अगर मैं भी शादी के लिए मना कर देती तो पारुल ने हंसकर धीरे से कहा, ऐसे कैसे मना कर देती, हमारा दिल का रिश्ता था। तुम मेरे भाग्य में थी इसलिए देखने गया था। पलक को और पसंद आ गई तुम। गौतम, मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि 7 फेरों के सातों वचन मैं जीवन भर निभाऊंगी। मैंने आपके साथ लिए हर फेरे में आप ही नहीं बल्कि आपके परिवार, उनकी जिम्मेदारी और उनके सुख दुख को अपने आंचल में लपेट लिया। हर हाल में मैं अपने परिवार का साथ दूंगी। मैं हमारी शादी का 8वां वचन आपको देती हूँ कि मैं 7 फेरों के सातों वचन को पूरे मन और वचन कर्म के साथ निभाऊंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है पारुल, और मैं भी तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे हर सुख दुख में तुम मुझे अपने पास पाओगी। मेरे जीवन का हर कदम तुम्हारे कदम के साथ उठेगा और साथ में आगे बढ़ेगा। जीवन का सफर हम प्यार के और विश्वास के साथ तय करेंगे। हमारे बच्चे होंगे, फिर हम बूढ़े होंगे, बस इसी तरह जिंदगी। बस बस गौतम, इतने सपने ठीक नहीं। नहीं पारुल, आज की रात सपने देखने की है और उन सपनों को पूरा करने के लिए सारी जिंदगी है। देखो न, सुबह होने को है। अब थोड़ी देर में आप भी आराम कर लीजिए। तुम भी आराम करो। कल सुबह से तुम्हारे पास बहुत काम होंगे और मुझे भी फुर्सत नहीं होगी। किसी रिश्तेदार को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना है, तो किसी को बस स्टॉप, और फिर 3 दिन बाद मेरी भी छुट्टी खत्म हो रही है। तो क्या आप 3 दिन के बाद चले जाओगे? फिर कब आओगे? आ जाऊंगा, बस तुम इंतजार करना। अचानक आकर तुम्हें चौंका दूंगा। ठीक है बाबा, अभी थोड़ी देर सो जाओ। गौतम ने पारुल को बाहों में समेट लिया। 3 दिन कैसे निकल गए गौतम और पारुल को पता ही नहीं चला। और इन 5 दिनों में पारुल ने अपने ससुराल वालों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर किसी की जुबान पर सिर्फ पारुल का नाम था। पारुल भी इतना अच्छा ससुराल पाकर स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी। पर दोस्तों, भाग्य अच्छा हो या बुरा, कब पलटी मार जाए कोई नहीं जानता। गौतम अपनी ड्यूटी पर लौट गया, जल्दी ही आने का वादा करके, और केशव जी रस्म के अनुसार अपनी बिटिया पारुल को लेकर गाजियाबाद अपने घर आ गए। राधिका जी अपने लाडली का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पलक अपनी किताबों में उलझी हुई थी। उसे भी पारुल का इंतजार था। जो हुआ सब किस्मत का खेल मानकर पलक ने स्वयं को किताबों में डुबो दिया था। दरवाजे की घंटी बजी। अरे पलक, लगता है पारुल आ गई। बेटा जाओ, पूजा की थाली ले आओ। पलक दौड़कर पूजा की थाली ले आई। राधिका ने दरवाजा खोला। उनकी लाडली सामने खड़ी थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो ससुराल में बहुत खुश थी। राधिका ने आगे बढ़कर पारुल की आरती उतारी और पलक ने पारुल को गले से लगा लिया। कैसी हो पारुल? पलक ने आंखों में आंसू भरकर पूछा। ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ पारुल, तेरे जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई। पलक पारुल को गले लगाकर बिलख कर रो पड़ी। राधिका की आंखों में भी आंसू आ गए। अरे तुम लोगों ने ये सब क्या शुरू कर दिया? बेटी ससुराल से पहली बार घर आई है, उसका हंसी खुशी से स्वागत करो। केशव जी पलक के सिर पर हाथ फेर कर बोले। पिता थे, वो पलक का अकेलापन महसूस कर सकते थे। पारुल बेटा, तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर हम साथ में खाना खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। राधिका ने पारुल से कहा। हाँ पारुल, आज मम्मी ने सारी चीजें तुम्हारी पसंद की बनाई हैं, सुबह से रसोई में लगी है। पलक हंसते हुए बोली। पारुल सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। पारुल बेटा, ससुराल में सब खुश है ना? किसी को कोई शिकायत तो नहीं? नहीं मम्मी, सभी लोग इस शादी से बहुत खुश हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं। और गौतम? क्या दीदी आप भी? पारुल गौतम का नाम सुनकर शर्मा गई। फिर हंसकर बोली। दीदी
गौतम भी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और बोले हैं कि दोबारा जल्दी आएंगे। भगवान मेरी पलक के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का भेज दो। राधिका ने पारुल को खुश देखकर पलक के लिए भी प्रार्थना की। पूरा एक महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। एक दिन मनोज जी पारुल को लेने पहुंच गए। भाई साहब, अभी पारुल के बिना घर बहुत सूना हो जाता है। उसके जाने से घर की दीवारें काटने को दौड़ती है। बिल्कुल, पारुल का स्वभाव ही इतना अच्छा है। हमारे यहाँ तो अभी 5 दिन ही रही और उसके आने के बाद हमें भी 3-4 दिन तक घर में अच्छा नहीं लगा। रिया और सीमा तो रोज सुनैना से पूछती है कि भाभी कब आएगी, पर सुनैना ने सोचा अभी नई नई शादी है, जितना मायके में रह ले, एक बार जो घर गृहस्थी में फंसे नहीं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन गौतम का फोन आया है। उसने बताया कि 1-2 दिन में वो आने वाला है। बस इसीलिए हमें यूं अचानक पारुल को लेने आना पड़ा। राधिका और केशव जी ने एक बार फिर भारी मन से अपनी बिटिया को विदा कर दिया। पारुल भी गौतम से मिलने की खुशी के लिए ससुराल आ गई। मम्मी भाभी आ गई, रिया जोर से चिल्लाई। ठीक है, भाभी को वहीं रुकने को बोलो, घर की लक्ष्मी आई है, आरती की थाली लेकर आती हूँ। सुनैना जी ने पारुल की आरती उतारी और बड़े प्यार से घर के अंदर ले गई। थोड़ी देर बाद रिया, एक बात पूछूं? पारुल बोली, हाँ भाभी पूछो ना। रिया, तुम्हारे भैया कब आ रहे हैं? वो नहीं बताऊंगी, भैया ने मना किया है। प्लीज रिया बताओ ना, देखो मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारी सहेली भी हूँ, प्लीज। ना भाभी, इस बार नहीं, आप खुद ही भैया से फोन करके पूछ लीजिए। मैंने कल से जाने कितनी बार तुम्हारे भैया को फोन किया, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ, मम्मी ने भी आज फोन किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया, काम में व्यस्त होंगे, आने की तैयारी में लगे होंगे। पारुल चुप रह गई। रिया चली गई। इतना व्यस्त है कि फोन भी नहीं उठा रहे, मिलने दो, एक एक बात का बदला लूंगी और इस रिया की बच्ची को भी देख लूंगी। चल पारुल, लग जा पति के स्वागत की तैयारी में। मुस्कुराते हुए पारुल काम में लग गई। तभी एक जोरदार चीख से पूरा घर गूंज गया। रिया, सीमा, अरे ये तो मम्मी की आवाज है। पारुल बैठक की ओर भागी। बैठक में पहुंचते ही पारुल अंदर तक थर्रा गई। मम्मी जी सोफे पर निहाल पड़ी थी, चीख मार मार कर रो रही थी। पास ही रिया और सीमा खड़ी रोए जा रही थी। पापा जी किसी अनजान से बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। पापा जी, क्या बात है? मम्मी जी इस तरह। सीमा, क्या हुआ है? पारुल ने सुनैना जी को संभालते हुए कहा, बेटा ये गौतम का दोस्त है और बता रहा है कि क्या? पापा जी साफ साफ बताइए ना, हुआ क्या है? बेटा, अभी अभी इसको कानपुर से किसी अनजान आदमी का फोन आया है कि गौतम का एक्सीडेंट हो गया है और वो कानपुर के ही किसी अस्पताल में भर्ती है। मनोज जी की बात सुनकर पारुल भी रोने लगी। पर पापा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? पापा जी, मुझे उनके पास ले चलिए। सुनो जी, अब उस अजनबी से एक बार आप फोन पर बात करिए, हो सकता है गौतम ही मजाक कर रहा हो। हाँ बेटा, जरा उस आदमी को फिर से फोन लगाओ। जी अंकल, मैं अभी उस व्यक्ति से आपकी बात करवाता हूँ। हेलो जी, बोलिए, उधर से आवाज आई। बेटा, मेरा बेटा कैसा है अभी? मनोज जी ने थर्राती आवाज में पूछा। बेटा, मेरी आवाज सुन रहे हो ना बेटा? हाँ चाचा जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। चाचा जी, गौतम की हालत ठीक नहीं है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? चाचा जी, मेरा नाम दीपक है, सिविल बाजार में मेरी दुकान है। चाचा जी, आप लोग जल्दी आ जाइए, आपके बेटे की हालत ठीक नहीं है, मैंने उसे पास के ही अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बेटा, हम जल्दी ही पहुंच रहे हैं, तुम उसका ख्याल रखना, डॉक्टर जैसा भी कहे करने देना, पैसों की चिंता मत करना। जी चाचा जी। जिसको जैसे खबर मिलती गई, लोग मिलने आने लगे। पारुल के मायके भी खबर कर दी गई। जी भाई साहब, आप तुरंत निकलिए, मैं भी कानपुर पहुंचता हूँ, केशव जी ने मनोज जी से कहा। मनोज जी, पारुल से बात करवा दीजिए। हाँ केशव जी, बिल्कुल। पारुल, जी पापा। पारुल रो पड़ी। केशव जी का दिल फट पड़ा। आज उनकी लाडली कितनी दुखी थी और वो पास में नहीं थे। बेटा चिंता मत करो, बेटा हम सब तुम्हारे साथ हैं,
और देखो तुम उस घर की बहू हो। सुनैना जी, रिया और सीमा बिटिया सब बहुत परेशान हैं। उनका ख्याल रखो, तुम भी हिम्मत से काम लो। जी पापा जी। बेटा धीरज धरो और कल हम तुम्हें अस्पताल में ही मिलेंगे। जी पापा। पारुल ने फोन रख दिया और फिर दोनों परिवार कानपुर के लिए रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचते ही, चाचा जी क्या आप ही गौतम के पिता हैं? एक अनजान व्यक्ति ने मनोज जी को आवाज लगाई। हाँ बेटा, क्या तुम ही दीपक हो? जी चाचा जी, चलिए मैं आपको आपके बेटे के पास ले चलता हूँ। मनोज जी सुनैना और पारुल दीपक के पीछे पीछे चल दिए। सबके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, दिल जोरों से धड़क रहा था, कदम साथ नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक कमरे में पहुंच गए, जहां गौतम मशीनों में घिरा हुआ लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सुनैना जी जोर से रो पड़ी। पारुल की हालत बयान करना बहुत मुश्किल था। चाची जी, भाभी, आप लोग धीरज से काम लीजिए। दीपक भाई, ये सब कैसे हुआ? गौतम का दोस्त वरुण बोला, जो कि मनोज जी के साथ ही आया था। बताता हूँ, सब बताता हूँ। दीपक आगे कुछ बोलने ही वाला था कि नर्स आ गई। उसने गौतम की रक्तचाप जांच तथा अन्य जांचें की और धीरे से बोली, भगवान रक्षा कीजिए। क्यों सिस्टर, क्या हुआ? मिस्टर दीपक, ये लोग कौन हैं? मरीज के पास इतनी भीड़ क्यों है? सिस्टर, हम गौतम के माता पिता हैं। ये गौतम की पत्नी है। नर्स ने पारुल को गौर से देखा और बोली, कितने दिन हुए हैं शादी के? जी, आज 1.25 महीना हो गया है। सुनैना जी धीरे से बोली। उनकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ओह दीपक जी, आप मेरे साथ आइए, आपसे कुछ बात करनी है। दीपक नर्स के पीछे पीछे चल दिया। कुछ आगे जाकर नर्स रुक गई। दीपक जी, मेरी बात मानिए तो अपने मरीज को किसी और बड़े अस्पताल दिखाइए। वैसे तो मुझे अस्पताल प्रशासन की ओर से ऐसा सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं, किंतु मरीज की हालत और उस मासूम सी लड़की को देखकर आपको ये सलाह दे रही हूँ। नर्स का मासूम सी लड़की का मतलब पारुल से था। लेकिन सिस्टर जी, दीपक जी, मैं आप सबकी भलाई की ही बात कर रही हूँ। ठीक है सिस्टर, मैं गौतम के माता पिता से इस विषय में भी बात करता हूँ। दीपक ने मनोज जी से बात की और अगले ही दिन गौतम को बड़े अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बेटा, तुम्हें गौतम कैसे मिला? चाचा जी, एक दिन मैं रात को 12 बजे अपने एक दोस्त की शादी से अपने घर वापस जा रहा था कि मेरी नज़र सड़क के बीचों बीच पड़े गौतम पर पड़ी। सोचा कोई शराब पीकर बीच सड़क पर पड़ा है, उठा कर एक तरफ कर देता हूँ, पर पास जाकर देखा तो गौतम का एक्सीडेंट हुआ था। पूरे शरीर पर चोट का निशान नहीं था, लेकिन सिर पूरी तरह से खून बहकर सूख चुका था। काफी देर पहले की घटना थी, लेकिन चाचा जी मुझे महसूस हुआ कि उसमें अभी जान है। बस फिर किया था, तुरंत उसे अपने दोस्तों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया। उसकी जेब से बटुआ और ये फोन मिला। बस मैंने बिना देखे जाने एक नंबर मिला दिया और फिर मेरी वरुण से बात हुई, और उसके आगे तो आपको पता ही है। बेटा, तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। सुनैना जी रोते हुए बोली, नहीं चाची जी, ऐसा मत कहिए, बस भगवान को धन्यवाद दीजिए। पारुल तो जब से गौतम से मिली थी, एक बार भी उसके पास से नहीं हटी थी। ना किसी से कुछ बोलना और ना ही खाने पीने की सुध, बस आंख से आंसू बह रहे थे। 10 दिन हो चुके थे, गौतम की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सिर का 2 बार ऑपरेशन हो चुका था। गौतम कोमा में चला गया था और डॉक्टर का कहना था कि उसकी हालत में सुधार होने में अभी कितना समय लगेगा, मुश्किल था कहना। पारुल बेटा, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो सुनैना जी को कौन संभालेगा? राधिका जी ने कहा। मम्मी, उनके बिना मैं मर जाऊंगी। भगवान जी से बोलिए ना, गौतम को वो ठीक कर दे। पारुल रोते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा बेटा, भगवान जी कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। राधिका जी ने कहा। पास बैठी सुनैना जी दोनों की बातें सुन रही थी, वो भी बोल पड़ी, राधिका जी आप बताइए, आपके भगवान जी ने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? सोचा था शादी होगी, घर हंसी खुशी से गूंज उठेगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। बेटे को शादी होते ही घर में मातम छा गया। बहन जी शुभ शुभ बोलिए, ये आप कैसी बातें कर रही है? राधिका जी ने
भरे गले से कहा, और क्या बोलूं, सारी खुशियां मिट्टी में मिल गई। ना जाने किस मुहूर्त में शादी हुई। चुप रहो सुनैना, ये अस्पताल है, और ये ख्याल तुम अपने दिमाग में भी मत लाना। अभी ये बातें चल ही रही थी कि पारुल ने गौतम के शरीर में हलचल महसूस की। मम्मी देखो, गौतम को होश आ रहा है। मम्मी देखो, गौतम ने अभी अभी अपना हाथ हिलाया। मम्मी। वरुण डॉक्टर के केबिन की ओर भागा। डॉक्टर तुरंत आ गए और गौतम को देखते ही मृत घोषित कर दिया। केशव जी और मनोज जी के परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सबके दुख भारी थे। किसी ने बेटा खोया तो किसी ने भाई, किसी ने दामाद खोया तो किसी ने सुहाग। कौन किसको संभालता, दुनिया तो सबकी उजड़ी थी। ऐसे में एक बार फिर दीपक और उसका परिवार सामने आया। दीपक अपने परिवार का इकलौता बेटा था और परिवार भी बहुत सभ्य था। मनोज जी के दुख में उनके अपने परिवार की ही इस तरह शामिल था। सीने पर पत्थर रखकर गौतम का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गौतम चला गया जीवन भर का गम देकर। पारुल रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही। लेकिन दोस्तों, कई बार भगवान भी भाग्य के आगे अंधा और बहरा हो जाता है। तभी तो भगवान ने एक नवविवाहिता का दुख नजर नहीं आया। गौतम को गए 15 दिन हो गए थे। पारुल पत्थर हो चुकी थी। राधिका और पलक उसे एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ते। सुनैना जी भी अपने रिश्तेदारों में घिरी रहती। लेकिन राधिका ने गौर किया कि अब सुनैना जी पारुल और राधिका से कम बातें करती। पलक भी जितना बोलती उसकी उतनी ही बात का जवाब देती। शुरू शुरू में राधिका जी को लगा शायद बेटे के गम में खामोश हो गई है। फिर धीरे धीरे उसकी बातों में पारुल के लिए तानों की बू आने लगी। रिया और सीमा भी हर समय पारुल को घृणा की दृष्टि से देखने लगी। वो भी पारुल से बहुत नपी तुली बात करती। ये सब देख पलक बहुत दुखी थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल ही दिल भगवान का शुक्रिया अदा करती कि गौतम की शादी उसके साथ नहीं हुई, वरना आज उसकी भी यही हालत होती जो आज पारुल की है। एक दिन राधिका जी ने केशव जी से कहा, सुनिए, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। आखिर कितने दिन यहाँ रहेंगे। हाँ पलक की मम्मी, तुम्हारी बात सही है, लेकिन पारुल को ऐसी हालत में छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। आपकी बात सही है, और एक बात और। कहते कहते राधिका जी रुक गई। और क्या बात है राधिका, साफ साफ कहो। जी, आप तो मनोज भाई साहब के साथ होते हैं, इसीलिए हो सकता है आपको महसूस ना हुआ हो, पर मैंने देखा है सुनैना जी और रिया और सीमा हमारी बेटी से ठीक से बात नहीं करती। शायद वो इस पूरी घटना के लिए हमारी बेटी पारुल को दोषी ठहरा रही है। पर पलक की मम्मी, इसमें हमारी बेटी का क्या दोष। जो हुआ उसमें उसका तो सब कुछ चला गया। ठीक है, मैं मनोज जी से बात करता हूँ। अगर वो हाँ कर दे तो कुछ दिनों के लिए हम अपनी बेटी को अपने साथ ले चलते हैं। वहाँ कुछ माहौल बदलेगा तो उसका मन भी शांत होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं भी उसको इस हाल में अकेले नहीं छोड़ सकती। तभी रिया, तुम पलक से कैसे बात कर रही हो? मत भूलो वो भाभी है तुम्हारी। मुझे मत बताओ पलक दीदी। अरे, जब भाई ही नहीं रहा तो भाभी कैसी? रिया, पलक जोर से चिल्लाई। चिल्लाइए मत, ये मेरा घर है, समझी आप? उनकी आवाज सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया। मनोज जी बोले, क्या हुआ पलक? जी चाचा जी, कुछ नहीं, पलक ने धीरे से कहा। रिया, क्या हुआ, तुम बताओ? मनोज जी ने रिया से पूछा। एक बार नहीं 10 बार समझा चुकी हूँ, ये मेरे पास नहीं आया करे। इन्हें देखकर मुझे मेरे भाई की ज्यादा याद आती है। इनके नसीब में खोट था, तभी तो मेरा भाई चला गया। रिया, बंद करो अपनी ये बकवास। कौन भरता है तुम्हारे दिमाग में ये बात? मनोज जी ने रिया को डांट दिया। रिया रोती हुई अपने कमरे में चली गई। पारुल अपना सर झुकाए सब बातें सुन रही थी, पर न जाने क्यों आज उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ दर्द था। तभी, भाई साहब, अगर आप आज्ञा दे तो मैं कुछ दिनों के लिए हमारे साथ भेज दीजिए पारुल को। नहीं केशव जी, बच्चों के झगड़े में आप नाराज ना हो। सुनिए, अगर वो पारुल को ले जाना चाहते हैं तो ले जाने दीजिए, सुनैना जी बोली। नहीं सुनैना, पारुल के जाने के बाद घर का वीराना बढ़ जाएगा। गौतम के जाने का दर्द और गहरा हो जाएगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमारा गौतम जा चुका है और पारुल यहाँ रहेगी तो वो और दुखी रहेगी। जी भाई साहब, भेज दीजिए पारुल को हमारे साथ। आप जब कहेंगे हम पारुल को वापस ले आएंगे।
ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जाओ पारुल, जाने की तैयारी करो। पारुल टस से मस ना हुई। चलो पारुल, घर चलो। पलक बोली। कौन सा घर दीदी? मेरा तो यही घर है। मेरा दुख, मेरा सुख सब इस घर से जुड़ा है। जो भी है सब यही है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। थोड़े दिन में वापस आ जाना बेटा, राधिका जी ने पारुल को समझाते हुए कहा। नहीं मम्मी, मम्मी पापा ने भी तो अपना बेटा खोया है। रिया और सीमा ने अपना भाई खो दिया। इनका गम भी तो मेरे गम जैसा ही है। पापा जी, बेटा खोने का दर्द, भाई खोने का दुख, सब कुछ इसी छत के नीचे बर्दाश्त किया जाएगा। तो फिर मैं कैसे इनको अकेला छोड़ दूं? पापा, इनको मेरी जरूरत है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। जब दिल करे खबर कर देना, केशव जी बोले। अगले दिन केशव जी राधिका और पलक के साथ घर लौट आए। आते समय पारुल अपने माता पिता के गले लगकर खूब रोई। उसके दिल पर क्या गुजर रही थी, ये पत्थर दिल भी उसके आंसू देखकर महसूस कर सकता था। सब लोग चले गए। पारुल बड़ी देर तक गौतम की तस्वीर को सीने से लगाए रोती रही। आ जाओ गौतम, तुम क्यों इतनी दूर चले गए? मैं अकेले नहीं जी सकूंगी। आ जाओ गौतम, या मुझे अपने पास बुला लो। गौतम, तुमने कहा था कि मुझे सरप्राइज दोगे। सच गौतम, तुमने जीवन भर ना भूलने वाला सरप्राइज दे दिया। गौतम, कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे गए। पर तुम चिंता मत करना, मैंने तुम्हें जो वचन दिया है उन वचनों को मैं निभाऊंगी। गौतम, मम्मी पापा मेरे रहते कभी अकेले नहीं हो सकते। मैंने तुमसे वादा किया था, मैं सारी जिंदगी उनका ख्याल रखूंगी। हाँ गौतम, मैं उनकी बहू हमेशा उनके साथ रहेगी। कोशिश करूंगी कि उन्हें तुम्हारी कमी महसूस ना हो। रिया और सीमा की पढ़ाई, शादी, इसकी तुम तनिक चिंता मत करना। गौतम, मैं तुम्हारे साथ लिए 7 फेरों के सातों वचन निभाऊंगी। तभी पारुल को रिया की याद आई। परसों वाली घटना के बाद रिया पारुल से बात की थी। दुखी है बेचारी, न जाने कितनी हंसी खुशी के पल उसके लिए एक पल में ही सिर्फ याद बनकर रह गए। पारुल ने अपने आंसू पोंछे, मुंह धोया और रिया के कमरे में पहुंच गई। रिया, पारुल ने कमरे में पहुंचकर आवाज लगाई। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। पारुल ने देखा रिया किसी किताब के पन्ने पलट रही थी। पास ही गौतम और रिया और सीमा की तस्वीर रखी थी। तस्वीर किसी रक्षाबंधन की थी। पारुल समझ गई थी कि रिया पन्ने पलटकर पढ़ने का नाटक कर रही थी। रिया, पढ़ रही हो? पारुल ने पूछा। रिया फिर चुप रही। रिया, नाराज हो? पारुल की आंखों में आंसू आ गए। रिया, कुछ गलती हो तो माफ कर दो। पर रिया, अब तुम्हारे भैया नहीं रहे। हमें तो सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहना है। इस तरह नाराज होगी तो मैं किसका मुंह देखकर जिंदा रहूंगी? अब तुम ही लोग मेरा सहारा हो। और विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी तुम्हारे भैया की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। पारुल ने रिया को सीने से लगा लिया। रिया पारुल के सीने से लगी रोती रही और पारुल उसके सिर पर हाथ फेरती रही। लेकिन कुछ देर में ही रिया ने पारुल का हाथ झटक दिया। नहीं, तुम मेरी भाभी नहीं हो सकती। तुम तो वो मनुष्य साया हो जिसकी परछाई पड़ते ही भैया हमें छोड़कर चले गए। अब तो हमें भी तुमसे डर लगता है। रिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? पारुल दर्द से करहा उठी। चले जाओ यहाँ से और ये मनुष्य सूरत लेकर मेरे सामने मत आया करो। पारुल रोते हुए अपने कमरे में आ गई और अपना चेहरा दर्पण में निहारने लगी। सूना माथा, सूनी मांग, अब बचा ही क्या था उसके चेहरे में? चेहरे की सारी रंगत तो गौतम के साथ ही चली गई। सही कहा रिया ने, मनुष्य तो हूँ मैं। जन्म जन्म का साथ निभाने की बात करने वाला गौतम उसे मात्र 5 दिन उसके साथ रहा और उन 5 दिनों में उसके हिस्से में चंद यादें ही तो आई थी और अब उन्हीं यादों के साथ पूरी जिंदगी काटनी थी और वो वचन पूरा करना था जो उसने पहली रात गौतम को दिया था। उसने वचन दिया था गौतम को कि
वो गौतम के परिवार और जिम्मेदारियों को हमेशा अपना समझेगी और अब तो गौतम के जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। पारुल ने एक बार फिर आंसू पोंछे और घड़ी पर नजर डाली। समय का पता ही नहीं चला, 5 बज गए। पापा जी की चाय का समय है। पारुल रसोई की ओर चल दी। रसोई में जाकर देखा तो सुनैना जी चाय बना चुकी थी। अरे मम्मी जी, आपने चाय क्यों बनाई? मुझे आवाज दे दी होती। कोई बात नहीं, ये तो रोज की बात है। नहीं मम्मी जी, आगे से ये नहीं होगा। अब सारे दुख भूलकर मुझे आप लोगों का ख्याल रखना है। पारुल ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा। अच्छा, तो इतनी जल्दी तुम सब भूल जाओगी? सही भी है, साथ भी कितने दिन का था? मात्र 5 दिन। अरे हमने तो उसे जन्म दिया, पाला पोसा था, कलेजे का टुकड़ा था। तुम भूल सकती हो, हम नहीं। मम्मी, पारुल ने प्रसन्न चिन्ह भरी नजरों से सुनैना की ओर देखा। सुनैना ने चाय ली और मनोज जी के पास चली गई। पारुल को लगा अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। गौतम के जाने से मुझे कितना फर्क पड़ा हो वो मैं ही जानती हूँ, पर मेरे दुखी रहने से सब दुखी होंगे। पर मेरी बात को तो मम्मी ने उल्टा ही ले लिया। खैर कोई बात नहीं। अभी मम्मी जी, रिया और सीमा मुझे जानते ही कितना है। धीरे धीरे वो भी मुझे समझने लगेगी और सब ठीक हो जाएगा। गौतम को गए 6 महीने हो गए। सुनैना जी, रिया और सीमा उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। बेचारी पारुल किसी से कोई शिकायत नहीं करती, बस गौतम की तस्वीर के आगे अपने मन की बात करके दिल हल्का कर लेती। सारे दिन के अपमान सहकर वो शाम का इंतजार करती, जब कमरे में सिर्फ वो होती और गौतम की चंद यादें बस। लेकिन एक बात है, बहुत अच्छी थी कि मनोज जी पारुल को अपनी तीसरी बेटी मानने लगे थे। कई बार वो सुनैना, रिया और सीमा के गलत व्यवहार के कारण डांट भी देते, पर दोनों माँ बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन पारुल पारुल बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी पापा जी, बोलिए ना। बेटा, मैं सोच रहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के घर चली जाओ। तुम्हें भी माहौल बदलेगा तो अच्छा लगेगा। नहीं पापा जी, आप लोगों को मेरी बहुत ज़रूरत है और फिर ये मेरा अपना घर है। मुझे खुश रहने के लिए कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी बेटा, मेरी बात मानो और कुछ दिनों के लिए घूम आओ। केशव जी भी अक्सर मुझे फ़ोन पर कहते हैं। मैं कल ही उन्हें फ़ोन कर देता हूँ कि वो तुम्हें आकर ले जाए। पारुल कुछ नहीं बोली और सुनैना के पास आ गई। मम्मी, क्या है? मम्मी जी, पापा जी चाहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास चली जाऊं। ठीक है, जाओ। लेकिन मम्मी जी, मेरे जाने से आपके काम भी बढ़ जाएंगे और रिया और सीमा की अगले महीने से परीक्षा है। वो काम में आपकी मदद नहीं कर पाएगी। तुम मेरी चिंता मत करो, सुनैना ने कहा। ठीक है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। सुनैना ने कोई जवाब नहीं दिया और पारुल के जाते ही लंबी सांस ली और अपने आप से ही बोली, चलो कुछ दिन तो इसे नहीं देखना पड़ेगा। मनोज जी का फोन पाते ही 2 दिन के बाद केशव जी आकर अपनी बेटी को लेकर चले गए। जाते हुए पारुल ने अपने साथ गौतम की फोटो भी ले ली, क्योंकि गौतम की यही फोटो तो उससे बातें करती थी। मायके पहुंचकर पारुल हर समय गुमसुम रहती। पलक उसे बहुत समझाने की कोशिश भी करती, लेकिन पारुल भी क्या करे, क्या समझे। एक दिन फोन की घंटी बजी। पलक ने फोन उठाया। हेलो जी, मैं पारुल जी से बात करना चाहता हूँ। पारुल, तुम्हारा फोन है। कौन है? पारुल ने पलक से पूछा। मुझे नहीं पता, लो तुम ही बात करो। हेलो। हेलो पारुल जी, मैं दीपक बोल रहा हूँ। कानपुर में आपसे अस्पताल में मिला था। ओह, आप कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आज किसी काम से गाजियाबाद आया था, सोचा आपसे मिल लूँ। जी, आपको मेरा फ़ोन नंबर? जी, आपके ससुराल में फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया आप भी गाजियाबाद में है, बस वहीं से आपका नंबर ले लिया। ओह ठीक है, आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक 1 घंटे बाद दीपक पारुल के घर पहुंच गया और पारुल को देखते ही उसका दिल भारी हो गया। उसे याद आया जब उसने पहली बार पारुल को कानपुर के अस्पताल में देखा था। नई नवेली दुल्हन थी,
उस समय पारुल गौतम के एक्सीडेंट से दुखी थी, लेकिन बेहद खूबसूरत नजर आती थी। सुहागन के श्रृंगार से परिपूर्ण थी और आज वो ऊपर से नीचे तक सादगी का लिबास ओढ़े थी। ना तो वो श्रृंगार था और न ही चेहरे पर चमक, बस कुछ ढूंढती आंखें और होठों पर हल्की सी मुस्कान। आओ बेटा। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप लोग? क्या बोलूं बेटा, जिस बाप की बेटी के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, वो बाप कैसे सुखी हो सकता है। तभी राधिका जी भी आ गई। सभी लोग बहुत देर तक बातें करते रहे। पारुल बेटा, चाय बनाओ और दीपक के खाने का इंतजाम करो। पारुल रसोई में चली गई। चाचा जी, मेरे विचार से पारुल जी को आगे की पढ़ाई के विषय में विचार करना चाहिए। वैसे पारुल ने आपको कभी बताया कि वो जीवन में क्या बनना चाहती थी? बिल्कुल बेटा, मेरी पारुल डॉक्टर बनना चाहती थी, किंतु भाग्य के खेल से कौन अछूता रहा है, उसकी तकदीर उसके सपनों पर भारी हो गई। चाची जी, निराश मत होइए। समय है, कभी अच्छा है कभी बुरा है, लेकिन पारुल जी को सब भूलकर आगे बढ़ना होगा। तभी पारुल चाय लेकर आ गई। पारुल जी, जीवन रुकने का नहीं, निरंतर चलने का नाम है। गौतम की यादें आपको आत्मिक सुख दे सकती हैं, लेकिन इन यादों को पैरों की बेड़ी बनाना ठीक नहीं। जीवन में आगे बढ़िए, दीपक ने पारुल को समझाते हुए कहा। पारुल चुप रही। पारुल, पलक क्या कर रही है? जी मम्मी, दीदी खाना बना रही है। थोड़ी देर बाद सबने साथ में खाना खाया और दीपक फिर आने का वादा करके चला गया। दीपक के जाते ही पारुल, दीपक ठीक कह रही है, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम चाहो तो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती हो। नहीं पापा जी, अब मेरे जीवन का सिर्फ एक मकसद है, गौतम के परिवार की देखभाल करना। पापा जी, मैं उनका इतना ख्याल रखूंगी कि वो मुझे अपनी बहू से बेटी मानने लगेंगे। पारुल बेटा, ये तुम्हारी भावना है बेटा, लेकिन जरूरी तो नहीं। और फिर मैंने सुनैना जी को और सीमा और रिया को देखा है। रिया तो उस हादसे के लिए तुम्हें ही दोषी मानती है। राधिका ने कहा। मम्मी, रिया अभी बच्ची है, और फिर पापा, मैंने गौतम को वचन दिया था। पारुल अपनी बात कहते कहते रो पड़ी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, कहकर केशव जी चुप हो गए। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। पारुल को ससुराल से आए 6 महीने से अधिक हो गए थे। ससुराल से किसी ने उसकी सुध नहीं ली। वो ही फोन करके हालचाल लेती रही। कुछ दिन तो सुनैना जी ने उसका फोन उठाया, किंतु बाद में या तो वो फोन नहीं उठाती या फिर हाँ ना करके बात खत्म कर देती। रिया और सीमा भी कभी पारुल से बात नहीं की। एक बार मीरा मौसी का फोन आया तो उन्होंने बताया कि मनोज जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं है, और पारुल ने जब मनोज जी की तबीयत पूछने के लिए फोन किया तो मैं ठीक हूँ कहकर बहुत संक्षिप्त में बात की। एक दिन, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, पारुल ने कहा। बेटा, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा, तुम क्या कहना चाहती हो? मम्मी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे पापा मम्मी की बहुत याद आ रही है। पर बेटा, ऐसे जाना क्या अच्छा लगता है क्या? मम्मी, वो मेरा घर है, मुझे भी उनका इंतजार रहता है। पर मम्मी, मेरे नसीब में ही इंतजार लिखा है, कभी खत्म ना होने वाला इंतजार। जानती हूँ अब गौतम कभी नहीं आएंगे, फिर भी उनका इंतजार रहता है कि शायद कभी आकर वो मुझे चौंका दे। और फिर पापा जी तो बीमार रहते हैं, वो मुझे कैसे लेने आ सकते हैं। बहुत सोचा, फिर यही फैसला किया कि मुझे सुन चले जाना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। ठीक है मम्मी। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाह रही थी? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि बहुत दिनों से दीपक का फोन नहीं आया। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, मेरी अक्सर उनसे बातचीत होती रहती है। बहुत अच्छा लड़का है, राधिका ने लंबी सांस लेकर कहा। पारुल ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने घर जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि पापा उसे अपने घर जाने से कभी नहीं रोकेंगे। अगले ही दिन केशव जी ने पारुल को ससुराल छोड़ने जाने की बात कह दी। पारुल बहुत खुश थी, लेकिन गौतम की याद आते ही वो अपनी भावनाओं पर काबू न रख सकी और फपक कर रो पड़ी। पलक ने उसे सीने से लगा लिया। पारुल, अरे मेरी बहादुर बहन रो रही है। पलक की आंखों में भी आंसू थे। दीदी, आज गौतम की बहुत याद आ रही है। पारुल, जो होना था हो गया, सब कुछ बहुत कष्टकारी था।
पर कब तक इन आंसुओं के सहारे जिंदगी कटेगी। दीदी हाँ, जब मैं मम्मी पापा को देखती हूँ तो मुझे उनकी हंसी में गौतम दिखते हैं। जब मैं रिया और सीमा की शरारतें करती देखती हूँ तो मुझे उनकी शरारतों में गौतम दिखते हैं। दीदी भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पारुल परेशान मत हो, भगवान ने कुछ अच्छा भी तो सोचा होगा। भगवान पर विश्वास रखो। पलक ने पारुल को ढांढस बंधाया। अभी पारुल और पलक में बातें चल ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। राधिका जी ने फोन उठाया। हेलो, कौन? मीरा। अरे, बड़े दिनों के बाद हमारी याद आई। राधिका, ये क्या? क्या तुमको ऐसा करना चाहिए? मीरा गुस्से में थी। क्यों, हमने क्या किया? दीदी, परसों मनोज जीजा जी का देहांत हो गया और आपके यहाँ से कोई भी नहीं आया। अरे, कम से कम पारुल को ही भेज देती। क्या बात कर रही हो मीरा? हमें इस विषय में कुछ खबर नहीं। पर दीदी, सुनैना दीदी तो रो रो कर बोल रही थी कि इन्होंने आपको 15 दिन पहले ही फोन कर दिया था। झूठ बोलती है वो। पिछले 3 महीने से उन्होंने एक बार भी फोन करके पारुल का हाल चाल नहीं पूछा। और कुछ दिन पहले जब मनोज भाई साहब से हमारी बात हुई तो वे बोले थे वो ठीक है। दीदी, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। मैं सुनैना दीदी को भी भली भांति जानती हूँ। दीदी, मेरे विचार से आप जल्दी से जल्दी पारुल को लेकर वहां पहुंचे। बिल्कुल। अगर तुम्हारा फोन ना भी आता तो भी पारुल और उसके पापा कल ससुराल जा रहे थे। अब मैं भी जाऊंगी। ठीक है राधिका। मीरा ने फोन रख दिया। राधिका जी ने पलक और पारुल को सारी बात बताई। अगले ही दिन सभी लोग पारुल के ससुराल पहुंच गए। मनोज जी के घर में मातम छाया हुआ था। सुनैना जी रिश्तेदारों से घिरी हुई थी। आंखें रो रो कर लाल थी। पास ही रिया बेसुध पड़ी थी। पारुल को देखते ही सुनैना जी जोर से चीखने लगी। खबरदार, घर के अंदर पैर मत रखना। भाभी जी, भाई साहब के जाने का हमें बहुत दुख है और हमें कल ही पता चला। केशव जी बोले। केशव जी, आपसे हमारा कोई संबंध नहीं। आपकी बेटी अब शकुनी है। आते ही मेरे बेटे को खा गई और अब मेरा सुहाग उजड़ गया। इसके आते ही मेरा घर संसार उजड़ गया। चले जाइए यहाँ से। भाभी जी, ये समय नहीं है ऐसी बातों का। और फिर भाभी, मेरी बेटी ने भी बहुत कुछ खोया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अब मेरे पास सारे के नाम पर मेरी बेटियां ही बची हैं और मैं नहीं चाहती कि इसकी मनुष्यत का साया मेरी बेटी पर पड़े। चली जाए यहाँ से। इतना कहकर सुनैना ने पारुल को धक्का दे दिया। सुनैना जी की चली कटी सुनकर पारुल पत्थर हो गई और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गई। केशव जी और राधिका भी रोते हुए पारुल के पीछे पीछे चल दिए। पारुल घर लौट आई। कई दिनों तक रोती रही और खाना भी नहीं खाया। एक दिन अचानक, तुम आ गए दीपक? हाँ पलक जी, आपका फोन मिलते ही मैं आ गया। आइए मम्मी। मम्मी देखिए, दीपक जी आए हैं। राधिका जी रसोई घर से बाहर आ गई। एक दूसरे का हालचाल लेने के बाद, चाची जी, मैं पारुल से मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल बेटा। पलक, जाओ पारुल को बुला लाओ। थोड़ी देर में पलक पारुल को लेकर आ गई। दीपक को देखते ही पारुल उससे लिपट गई और जी भर कर रोई। उसका दुख दीपक की भी आंखें भर आई। पारुल का रुदन सुनकर राधिका और पलक की भी छाती फट रही थी। थोड़ी देर में पारुल को लेकर पलक अंदर कमरे में चली गई। राधिका जी भी रसोई में चाय बनाने लगी। पलक पारुल को छोड़कर दीपक के पास आई। दीपक ने पलक को देख चुपके से अपने आंसू पोंछ लिए। ना जाने क्यों आज दीपक को यूं लगा कि वो पारुल को अपनी बाहों में समेट ले और उसके सारे दुख नोच कर फेंक दे। जमाने की खुशियां पारुल के कदमों में डाल दे। पलक जी, अब मैं चलता हूँ और मैं जल्दी ही फिर आऊँगा। दीपक चला गया। पलक और राधिका पारुल को समझाते रहे और उसे वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कहते। एक दिन पारुल के पास एक फोन आया। फोन किसका था पता नहीं, लेकिन उस दिन से पारुल ने भी खुश रहना शुरू कर दिया और एक दिन अपने पापा से बोली, पापा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। उस दिन केशव जी और उनका परिवार समझ गया कि पारुल ने परिस्थितियों से तालमेल बैठाना शुरू कर दिया है। पारुल और पलक एक साथ पढ़ती और हंसती बोलती। जब कभी पारुल दुखी होती तो पलक भी उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देती। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो जीवन में कभी खत्म भी तो नहीं होते, लेकिन समय के साथ साथ कम जरूर हो जाते हैं। पारुल के साथ भी यही हुआ और इस तरह पहली ही बार में नीट की परीक्षा पास कर पारुल ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। दीपक के फोन आते पारुल को कोई भी परेशानी होती
तो दीपक उसका पूरा पूरा साथ देता। एक दिन कानपुर में, मम्मी आप एक बार पारुल से मिल तो लीजिए। दीपक बेटा पागल मत बनो, तुम्हारे लिए लड़कियों की क्या कमी है जो तू उस विधवा से शादी की जिद कर लेकर बैठा है। मम्मी मात्र 5 दिन पति के साथ उसने समय बिताया है और उन 5 दिनों का बोझ लेकर सारी जिंदगी सजा बनकर रह जाएगी उसकी। मम्मी वो सुंदर है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, यही सब तो आप अपनी बहू में चाहती हैं। वो सब ठीक है, पर मैं पारुल से शादी की इजाज़त तुम्हें कभी नहीं दूंगी। और मम्मी मैं शादी पारुल से ही करूँगा। बेटा तुम्हारे 3 बहनें भी हैं, शादी के लिए कभी सोचा है? उनकी शादी कैसे होगी? मम्मी मेरी शादी से उनकी शादी का क्या संबंध? बेटा ये तुम्हारे लिए आसान है, हमारे लिए नहीं। ये समाज ऐसी शादियों को कभी स्वीकार नहीं करता। पारुल को लेकर जिस गली से निकलोगे, लोग यही कहेंगे कि ये वही लड़की है जिसकी दूसरी शादी हुई है और ये वही लड़का है। और फिर धीमे से एक अनजानी दबी सी आवाज उठेगी, जरूर लड़के में ही कुछ कमी होगी, तभी ऐसी लड़की को स्वीकार किया। मम्मी मुझे समाज की चिंता नहीं। ये समाज तब सामने क्यों नहीं आया जब पारुल को उसके पति की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया, उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। और भगवान ना करे ऐसा कोई हादसा हमारी नेहा, स्वाति या अंजू के साथ हो जाता तो भी आप ऐसा ही सोचती। दीपक ऐसी अशुभ बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? मम्मी शुभ अशुभ कुछ भी नहीं होता है, सब हमारे मन की भावनाएं हैं। और फिर जो बात सुनकर आप इतनी नाराज हो रही है वो पारुल पर बीत रही है। मम्मी आपके लिए समाज ज़्यादा जरूरी है या मेरी खुशियाँ? मम्मी मेरी खुशी पारुल में है। पर बेटा ये प्यार कहीं दया तो नहीं? नहीं मम्मी, दया नहीं, ये प्यार है। मम्मी जो हमारे सुख दुख साझा करने में से उत्पन्न हुआ है, मम्मी मैं उसकी भावनाओं का साझी हूँ। उसकी तकलीफें मुझे महसूस होती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखें भी भर आती हैं। मम्मी जब वो अपनी परेशानी मुझे बताती है तो मैं उसकी समस्या सुलझाने के लिए बेचैन हो जाता हूँ। मम्मी मैं पारुल से बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। सरिता जी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, फिर बोली, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी। दीपक खुश हो गया, उसे पूरा विश्वास था कि उसके पिता कभी भी इस शादी से इनकार नहीं करेंगे। दीपक के पिता साहिल कॉलेज में शिक्षक थे और समय के साथ चलने में विश्वास करते थे। सरिता ने साहिल को सारी बात बताई तो साहिल बोले, ठीक है, दीपक से कहो मुझसे बात करे। थोड़ी देर बाद दीपक साहिल जी के पास पहुंच गया। देखो बेटा दीपक, तुम जो कदम उठाने जा रहे हो वो आसान नहीं है। हमारे समाज में विधवा विवाह एक ऐसी समस्या है जिसे खत्म करना तो सब चाहते हैं। विधवा स्त्री से सभी सहानुभूति रखते हैं, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। बेटा तुम्हारी माँ भी उन्हीं लोगों में से एक है, पर मुझे खुशी है कि तुमने मेरी शिक्षा का मान रखा है। लेकिन बेटा तुम्हारा ये निर्णय भी आसान नहीं है, तुम्हें लोगों के कटाक्ष का सामना करना पड़ेगा। क्या ऐसे में तुम अपने निर्णय और प्यार पर कायम रह पाओगे? जी पापा जी, मैंने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया है। मुझे आपकी शिक्षा और अपने ऊपर पूरा विश्वास है। तो फिर ठीक है, हम पारुल से भी मिलना चाहते हैं। धन्यवाद पापा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। पापा जी अभी केशव चाचा को खबर कर देता हूँ कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं। 2 दिन बाद दीपक अपने परिवार के साथ केशव जी के घर पहुँच गए। मम्मी, दीपक की मम्मी पापा क्यों आए हैं? पारुल ने राधिका से पूछा। पता नहीं बेटा, हो सकता है यहाँ किसी से मिलने आए हो, इसीलिए हमसे मिलने आ गए। सारी औपचारिकता खत्म होने के बाद, बेटा पारुल हम यहाँ तुमसे ही मिलने आए हैं और मैं जो कहूँगा स्पष्ट कहूँगा। बेटा दीपक तुम्हें बहुत पसंद करता है, क्या तुम भी उससे शादी के लिए तैयार हो? जी चाचा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बात को बदल कर कहता हूँ, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? पारुल ने केशव की ओर देखा। केशव जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, शायद ये बात उन्हें भी पहले से ही पता थी। जी पापा जी, वो मेरी पढ़ाई। पारुल की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम एक शिक्षक की बहू बनने जा रही हो, तुम्हारी पढ़ाई पर कोई रुकावट नहीं आएगी। जी मैं दीपक जी से अकेले में बात करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस तुम शादी के लिए मना मत करना, क्योंकि हमारा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करने लगा है, सरिता जी ने हंसते हुए कहा। सरिता जी की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए।
पारुल जी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और अपना सारा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। दीपक ने पारुल की आंखों में देखते हुए कहा। दीपक जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों? दीपक जी, आपके एक फ़ोन ने मेरी सोच को एक दिन में बदल दिया। आपने सिर्फ इतना ही कहा था कि ज़िंदगी अगर किसी मकसद के साथ जी जाए तो आसान हो जाती है, तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। बस उसी दिन से मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया, क्योंकि भगवान ने जो जीवन दिया है उसे जीना ही पड़ेगा। और फिर डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे मैं खुश रहने लगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गौतम को भूल गई। दीपक जी, मैंने गौतम को वचन दिया था कि मैं जीवन भर उसके परिवार को अपना परिवार मानूंगी। उनकी जिम्मेदारी मेरी होगी। और फिर मैं पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल के भगवान के पास चले गए। मैं उनको दिया 8वां वचन नहीं तोड़ सकती। दीपक जी, वो मुझे अपना नहीं मानते, पर मेरे लिए वो सर्वोपरि है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। पारुल जी, किस दुनिया में जी रही हो? होश में आओ। गौतम इस दुनिया से जा चुके हैं और उनका परिवार भी तुम्हें पूरी तरह से भुला चुका है। इंसानियत के नाते मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा उस परिवार का ख्याल रखने का, बल्कि तुम्हारा साथ दूंगा। किंतु एक वचन के लिए अपनी सारी जिंदगी कुएं का मेंढक बनकर रह जाना क्या ठीक है? पारुल, जिंदगी को जिंदा दिली से जियो। जिंदगी उतनी कठिन भी नहीं जितना हम समझ लेते हैं। जिंदगी बहुत आसान है, बस जीने की कला आनी चाहिए। जीवन की चुनौतियों का सामना करना आना चाहिए। शादी का मतलब बंधन नहीं होता है पारुल। शादी का मतलब है जब दो लोग मिलकर जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं, जिंदगी की और आसान बनाते हैं। ये मेरे विचार है और मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर दीपक कमरे के बाहर चला गया और पारुल की निगाहें दीवार पर लगी गौतम की तस्वीर पर टिक गई। पारुल बहुत देर तक दीपक की बातों पर विचार करती रही और फिर गौतम की तस्वीर दीवार से निकालकर अलमारी में रख दी और चल पड़ी जीवन की अगली पारी खेलने। पारुल ने शादी के लिए हाँ कर दी। सभी लोग बहुत खुश थे। पलक भी पारुल के निर्णय से बहुत खुश थी, क्योंकि पलक ने भी खुद से वादा किया था कि जब तक पारुल का दूसरा घर नहीं बस जाता वो भी शादी नहीं करेगी। केशव जी और राधिका जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन पारुल अपनी बात पर अड़िग रही। पारुल की शादी बहुत धूमधाम से हुई। गौतम के घर भी निमंत्रण पत्र भेजा गया, लेकिन वहां से कोई भी नहीं आया। और फिर पारुल अपने ससुराल कानपुर आ गई। वैसे तो कानपुर से उसकी बहुत दुखद यादें जुड़ी हुई थी, लेकिन उसे बहुत कुछ भूलना था और वो इसकी कोशिश भी कर रही थी। ससुराल में पारुल को भरपूर प्यार और सम्मान मिल रहा था। साहिल जी का परिवार उसे महसूस ही नहीं होने देता था कि उसका एक दर्द भरा इतिहास भी है। किसी परिवार में इतना प्यार, वो भी बहू के लिए, पारुल ने तो सोचा भी नहीं था। और अगर अभी कोई पारुल के अतीत या पारुल और दीपक के रिश्ते के विषय पर सवाल भी उठाता तो स्वयं सरिता जी आगे बढ़कर जवाब देती। इस तरह धीरे धीरे लोगों ने बातें बनाना भी बंद कर दिया। पारुल की शादी को 5 साल हो गए थे। उसकी मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और अब वो कानपुर के ही एक अस्पताल में नौकरी भी कर रही थी। यहाँ भी उसे अपने परिवार का पूरा सहयोग मिला। दीपक भी बहुत प्यार करता था उसे। जब कभी वो गौतम को याद करती तो उसे महसूस होता कि वो दीपक के प्यार से अन्याय कर रही है। बस इसी सोच के साथ धीरे धीरे उसने गौतम को अपने दिमाग से निकाल दिया। गौतम उसकी जिंदगी में एक हवा का झोंका मात्र था और उसे छूकर गुजर गया था। अब तो बस वो और दीपक और दोस्ती, दोस्तों इसी का नाम जिंदगी है। पारुल की तीनों नंदों की शादी हो चुकी थी। पारुल की शादी के कुछ महीनों बाद ही पलक की भी शादी हो गई। एक दिन की बात है, अस्पताल के राउंड पर निकली हुई थी। अपने स्वभाव के कारण सभी मरीज और अस्पताल के अन्य कर्मचारी उसे बहुत पसंद करते थे। एक मरीज को देख देख पारुल बोली, दादी, अब आप बिल्कुल ठीक हो गई है, अब आप घर जा सकती है। अरे बिटिया, सब तुम्हारी देखभाल और प्यार का असर है कि यमदूत भी दरवाजे से लौट गए। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। नहीं दादी, अभी तो आपको बहुत जीना है। अभी आपकी उम्र ही क्या है, 70। दादी बड़े भोलेपन से बोली। दादी की बात सुनकर सभी लोग हंस दिए। निखिल जी, आपकी माँ अब बिल्कुल ठीक है, आप आज इन्हें घर ले जा सकते हैं। इतना कहकर पारुल अगले मरीज की ओर बढ़ चली।
तभी पारुल अपना नाम सुनकर पारुल के कदम अपने आप रुक गए। पारुल पारुल ने मुड़कर देखा तो पास वाले पलंग पर एक जर्जर शरीर पड़ा था। चेहरे पर झुर्रियां थी, आवाज की तरह चेहरा भी जाना पहचाना ही था। पारुल सोम को रोक ना सकी और उस अजनबी की ओर बढ़ चली। पास जाकर देखा तो पारुल की आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए। पारुल ने सोम की भावनाओं पर काबू किया और बोली, आप पारुल, आप यहाँ, और ये कौन है? पारुल ने बिस्तर पर पड़े मरीज की ओर देखकर पहचानने की कोशिश की। हाँ बेटा, मैं, और ये रिया है। ये महिला और कोई नहीं, सुनैना जी थी, पारुल की पहली सास, गौतम की माँ। बेटा, ये हमारी रिया है। इसके ऊपर चाकू से हमला हुआ है। एक लड़की ने कल रात इसे चाकू मार दिया। ठीक है, आप परेशान मत होइए। नर्स रात में कौन से डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात थे? मैडम, कल रात डॉक्टर अखिलेश ड्यूटी पर थे। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, रिया को कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी डॉक्टर से बात करती हूँ। पारुल चली गई। सुनैना जी पारुल को जाते हुए देखती रही। थोड़ी देर बाद डॉक्टर पारुल रिया की हालत कल रात बहुत खराब थी और ये पुलिस केस भी है। डॉक्टर, अभी रिया की क्या स्थिति है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर, मैं उसकी केस फाइल देखना चाहती हूँ और उसका केस खुद अपने हाथों में लेना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो। डॉक्टर पारुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक सवाल, क्या मरीज से आपको कोई खास रिश्ता है? रिश्ता उस वादे का है जो मैंने वर्षों पहले किसी से किया था, लेकिन शायद ठीक से निभा नहीं पाई। ठीक है, आपको मैं ये केस सौंप रहा हूँ। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अभी डॉक्टर अखिलेश और पारुल में बातें चली रही थी कि नर्स दौड़ते हुए केबिन में आई। डॉक्टर, कल रात वाले मरीज की हालत बहुत बिगड़ गई है। उसे खून की उल्टी हो रही है। कौन, रिया? पारुल ने नर्स से पूछा। हाँ डॉक्टर, वही लड़की जिसकी माँ अभी थोड़ी देर पहले से बात कर रही थी। पारुल और डॉक्टर अखिलेश दौड़कर रिया के पास पहुंचे, लेकिन तब तक रिया ने दम तोड़ चुकी थी। डॉक्टर, यूं अचानक? पारुल ने धीरे से पूछा। हाँ, इनके पेट में गहराई के से घाव होने के कारण, पेट के अंदर अधिक रक्तस्राव होने के कारण हुआ है। पारुल की आंखों में आंसू बह चले। सुनैना जी जोर जोर से रो रही थी। उनकी बेटी रिया भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। आज एक बार फिर पारुल को गौतम को दिए वचन याद आ गया। आज उसे एहसास हुआ कि वो कितनी स्वार्थी है। अपने स्वार्थ के लिए उसने गौतम के परिवार को भी सहारा छोड़ दिया, और इसीलिए आज रिया और सुनैना जी इस हालत में है। पारुल की आत्मा उसे धिक्कार रही थी। पारुल, मेरी रिया चली गई, मेरी बेटी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। सुनैना जी का रुदन सुनकर हर आने जाने वाले की आंखों में नम हो जाती थी। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई और रिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब सवाल ये था कि सुनैना जी कहाँ जाए। वैसे तो उनका अपना घर भी था, किंतु इस हालत में उन्हें अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं था। पारुल ने सुनैना जी से पूछा कि सीमा कहाँ है। सुनैना जी ने बताया कि सीमा तो हमें बहुत पहले ही छोड़कर जा चुकी है, किसी लड़के के साथ। अब रिया भी छोड़कर चली गई। आज पारुल की आत्मा भी रो रही थी। पारुल ने सोम को संभाला और दीपक को फोन लगाया। हेलो, अरे वह आज डॉक्टर साहिबा ने इस वक्त हमें याद किया है। दीपक, क्या आप दुकान बंद करके घर आ सकती हैं? क्यों पारुल, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? दीपक, कृपया करके जल्दी से घर आ जाइए। पर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। आज तुम्हारी पारुल को तुम्हारी जरूरत है। कहते कहते पारुल रो पड़ी। देखो पारुल, रो मत, मैं अभी घर पहुंचता हूँ। दीपक घबरा कर घर पहुंचा। मम्मी, पारुल पारुल कहाँ है? क्या हुआ बेटा? हेलो पारुल, कहाँ हो? जी अभी रास्ते में हूँ, बस पहुँचने ही वाली हूँ। थोड़ी देर बाद पारुल घर पहुँच गई। साथ में सुनैना भी थी। दोनों को आंखों में आंसू थे। क्या हुआ पारुल, और ये कौन है? दीपक ने सुनैना को गौर से देखा। आप यहाँ? दीपक, आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। पारुल अपने कमरे में चली गई। सरिता जी और साहिल भी ये सब देख सुन रहे थे। चाची जी, आप यहाँ इस तरह? मेरी रिया चली गई, कैसे? बेटा, तुम्हारे चाचा जी के जाने के बाद
मैं, सीमा और रिया बहुत अकेले हो गए थे, जिसका लोगों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। गली के लड़के आते जाते रिया और सीमा को छींटाकसी करते। एक दो बार उसकी शादी की बात भी चली, लेकिन लोगों ने लड़के वालों को भड़का के रिश्ता भी नहीं होने दिया। फिर एक दिन पारुल की दूसरी शादी का निमंत्रण पत्र भी मिला। बेटा, हमने उसे धक्के मारकर निकाला था, कौन सा भून लेकर जाते। शादी में सब कुछ नहीं समझ में आया तो हम माँ बेटी शहर छोड़कर कानपुर आ गए। बदनसीबी ने हमारा पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा। वो गुंडे हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए और फिर कल रात के अंधेरे में उन्होंने रिया से बदतमीजी करने की कोशिश की और रिया के विरोध करने पर उसे चाकू मार दिया। आपने पुलिस में शिकायत नहीं ली? नहीं बेटा, दुनिया समाज से बदनामी के डर से कभी पुलिस में शिकायत नहीं की। सभी लोग चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। अब आप क्या करेगी? सरिता ने पूछा। जी, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, जहाँ भगवान भेजेंगे चली जाऊंगी। अस्पताल और पुलिस की सारी औपचारिकता पूरी होने के बाद कहीं भी चली जाऊंगी। सुनैना जी ने लंबी आह भरते हुए कहा। अगले दिन दीपक ने ही रिया का अंतिम संस्कार किया और अब सबके मन में एक ही सवाल था कि सुनैना जी का अगला कदम क्या होगा। सरिता जी हर समय सुनैना जी के साथ साथ रहती। सुनैना भी पारुल की ससुराल में उसका मान सम्मान और सबका आपसी प्यार देखकर मन ही मन बहुत दुखी थी। ऐसा लाड दुलार वो भी पारुल पर लुटा सकती थी। गौतम के जाने के बाद पारुल को उनके प्यार और सहयोग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? पारुल को मनहूस कहकर धक्के मारकर निकाल दिया। मनोज जी भी इसी दुख में बीमार रहने लगे। अंतिम समय में पारुल को याद करते रहे, लेकिन सुनैना ने पारुल को खबर तक नहीं की। गौतम और मनोज के जाने के बाद यदि पारुल साथ होती तो रिया और सीमा के ऊपर कोई भी बुरी नज़र नहीं डालता। लोगों को एक डर होता, लेकिन सुनैना ने तो अपने पैरों में स्वामी कुल्हाड़ी मारी थी, जिसका अंजाम सामने था। सच आज सुनैना खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रही थी। 2 दिन बाद सुनैना जी दोपहर में आराम कर रही थी दीपक के कमरे में। बेटा दीपक, सुनैना जी के बारे में क्या सोचा है? पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अब उनका आगे पीछे भी कोई नहीं, आखिर रिश्तेदारों के पास भी कितना रहेगी। आय का भी कोई साधन नहीं बचा, उनकी जमा पूंजी लगभग खत्म हो चुकी है। पारुल बेटा, तुम्हारा क्या कहना है इस विषय में? पारुल ने कोई जवाब नहीं दिया। सरिता, तुम कुछ बोलो। साहिल जी बोले। सुनैना को हम अपनी तरफ से जाने के लिए कभी नहीं कह सकते। आखिर वो दुखियारी कहाँ जाएगी? उन्होंने पारुल के साथ जो भी किया उसका उन्हें पछतावा भी है। पारुल बेटा, अगर तुम कुछ कहना चाहो तो कह सकती हो। भले ही उस घर से तुम्हारा सिंदूर का रिश्ता खत्म हो गया हो, लेकिन इंसानियत का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। पारुल सरिता के गले लग रो पड़ी। दीपक, मैंने गौतम को वचन दिया था, मैं उसके परिवार को हमेशा अपना परिवार मानूंगी, लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। मुझे गलत मत समझना, मैं आज तन मन से पूरी तरह से आपकी ही हूँ, लेकिन वो वादा पूरा करना चाहती हूँ। पारुल, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो। गौतम का जाना एक हादसा था। मुझे खुशी है कि तुम अपनी बात की पक्की हो, वादा करके निभाना जानती हो, और फिर रिया का अंतिम संस्कार करके। मैंने भी तो भाई का रिश्ता निभाया है। अब उसे अब सुनैना जी मेरी माँ की तरह है। पापा जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुनैना जी को हम अपने साथ ही रख ले। शाबाश बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे फक्र है अपनी परवरिश पर। पारुल, मुझे नाज है तुम पर, बहू हो तो तुम्हारे जैसी, जो हर हाल में अपने वचन निभाना जानती है। गौतम के जाने के बाद भी तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने में पीछे नहीं रही। शाबाश बेटा। सरिता, तुम्हें सुनैना जी के यहाँ रहने से कोई ऐतराज तो नहीं? साहिल जी ने सरिता जी से पूछा। जी नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। घर के अंदर ही एक सहेली मिल जाएगी। तो फिर चलो सुनैना जी को ये खुशखबरी दे देते हैं। सुनैना जी आंखें बंद किए सोने की मुद्रा में थी, लेकिन शायद वो किसी सोच विचार में थी। सबके आने की आड़ से उठकर बैठ गई। दीपक और पारुल ने सुनैना जी के पैर छुए। अरे ये क्या कर रही हो तुम लोग? सुनैना ने धीरे से पूछा। अपनी माँ से आशीर्वाद ले रही है। मैं कुछ समझी नहीं।
सुनैना जी, आज से आप इसी घर में रहेगी। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज से आप मेरी छोटी बहन है और ये आपके बेटी बहू है। किस्मत का लेख देखिए। एक बार फिर आपकी बहू आपके पास आ गई। पर दीदी, ये संभव नहीं, सुनैना ने कहा। सुनैना, तुम जैसे सरिता की बहन हो, वैसे ही मेरी भी बहन हो। और हम में से आपके यहाँ रहने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हमें खुशी होगी कि मेरा बेटा बहू अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से उठाएंगे। सुनैना जी के पास साहिल जी की बात का कोई जवाब नहीं था। उसने पारुल को गले से लगा लिया और दीपक के सर पर हाथ फेर कर बोली, आज मुझे मेरा बेटा गौतम और बहू पारुल वापस मिल गए। आज पारुल को भी सुकून मिला था। उसका 8वां वचन पूरा हुआ। समाप्त। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।